अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। आवाम के लिए बहरहाल खबरें जो हैं कुछ मिली जुली सी हैं। कल जब ये पता चला कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक दफ़ा फिर से इजाफा हो गया है, तो डेफिनेटली ये बहुत सारे लोगों के लिए मज़ीद मुश्किलात लाने का एक सबब बना। पेट्रोल में 6 रुपये 39 पैसे और डीज़ल की कीमत में मज़ीद 7 रुपये 83 पैसे का इजाफा किया गया है। ऑन द अदर हैंड एक जानब ये हड़ताल का मामला भी चल रहा था और कल पेट्रोल व मार्कार की हड़ताल का मामला भी कन्फ्यूजन का ही शिकार रहा, क्योंकि एक धड़ा ये कहता रहा कि जी हड़ताल के मामले पर हमारी जो है वो मिनिस्टर साहब से बातचीत हो चुकी है और बातचीत के बाद मामला तय पा गए हैं। पेट्रोल पंप बंद हैं, अभी कुछ नज़र आ रहे हैं, और कुछ पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं, जिस पर आगे चलकर हम ज़रूर बात करेंगे कि आखिर ये मामला किस करवट बैठेगा और अगर पेट्रोल पंप बंद है तो उसके पीछे वजह क्या है। कुछ तस्करा कर लेते हैं मौसम का। तो शहर क़ायद में आज जो है वो मौसम कैसा रहेगा? सुबह तो फोरकास्ट जो है वो थोड़ा सा क्लाउडी होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है तो थोड़ी गर्मी होती जाती है। तो ओवरऑल शहर में क्या सूरत हाल रहेगी, इस पर भी बात करेंगे। महकमा मौसमियात क्या कह रहा है, उस पर भी बात करेंगे। पंजाब की सूरत हाल जो है ना, वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टॉप ऑफ द डिस्कशन बनी हुई है, जहां पे दूसरा स्पेल तो जारी रहने की पेशगोई की गई है 24 जुलाई तक। लेकिन मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल क्या है और उसके साथ साथ जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल बनी हुई है, मुसलसल हम इस पर नज़र रखे हुए हैं। तो शो में इस पर हम आगे चल के ज़रूर बात करेंगे कि मौसम जो है वो क्या मामलात अपने क्या तेवर दिखा रहा है, कहाँ कहाँ और क्या क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी चाहिए, कहाँ लैंड स्लाइडिंग है, कहाँ नदी नालों में तुग़यानी है। तो मौसम और बारिश जो है उसके हवाले से प्रोग्राम में आगे चल के हम लाजमन आपको आगाह करेंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल से हम आपको अपडेट करेंगे। नाउ मूविंग ऑन अगेन टू आवर टॉप स्टोरी, और वो है मुल्क में पेट्रोल की कीमतों का मामला। ये संजीदा रुख तो इख्तियार करता जा रहा है। उससे भी बढ़ के चीज़ ये है कि एक कन्फ्यूजन अब है, और आज सुबह जब लोग उठे हैं तो उनको कहीं पंप्स खुले और कहीं बंद मिल रहे हैं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि मुतज़ाद बयानात हैं, सूरत हाल गैर यकीनी बन गई है। एक जानिब हमने गुज़िश्ता रात देखा कि एक बार फिर पिछले 3 दिनों में तकरीबन 15 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल बढ़ चुका है, और अब सूरत हाल ये है कि कल तक तो ये था कि जी हम कोई पंप नहीं खुलने देंगे, लेकिन रातों रात ही एक धड़े की मीटिंग हुई, उसने कहा जी पंप खोल रहे हैं। दूसरा धड़ा अभी भी कह रहा है पंप तो नहीं खोलेंगे, खुलने नहीं देंगे। बिल्कुल हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इसके साथ जो इजाफा किया, एज सेड इन द वेरी बिगनिंग, और उसकी वजह से भी लोग परेशान हैं, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि डेली बेसिस के ऊपर जब प्राइसेस रिव्यू की जाएंगी तो एक दिन होगा कि पैसे कम हो जाएंगे, एक दिन ऊपर चलेंगे, लेकिन मुसलसल जब से हमने ये देखा है कि डेली बेसिस पर रिव्यू किया जा रहा है पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस को, तो प्राइसेस ऊपर ही जा रही हैं, नीचे पैसाज में हो रही हैं, लेकिन ऊपर जो है रुपयों में हो रही हैं। उसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मीनवाइल ये भी फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि वाकई ही जो पेट्रोल पंप ओनर्स हैं उनकी जानिब से भी पेट्रोल की जो हड़ताल है या पेट्रोलियम मसनूआत की जो हड़ताल है उसे ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन चूंकि सप्लाई मौजूद नहीं है कुछ पेट्रोल पंप्स पर, इसकी वजह से भी बताया जा रहा है कि कुछ पेट्रोल पंप्स बंद हैं। वाकई ऐसा है या नहीं है, या फिर ये क्योंकि डीलर्स की जानिब से कल ये बयान ज़रूर आया था कि जी हमारे मुज़ाकरात हो गए हैं। मीनवाइल वी फॉरगॉट टू टेल यू कि जी मुज़ाकरात में हुआ क्या है। तो मुज़ाकरात में दो चीज़ें सामने रखी गई हैं। एक तो ये कि इसको रिव्यू किया जाए कि डेली बेसिस पर आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को चेंज ना करें, इसको हफ्तावार ही रहने दें। एट द सेम टाइम जो डीलर्स हैं उनका ये मुतालबा है कि भैया आप इससे पहले आप हमें 8 रुपये, जितना मर्जी इजाफा हो रहा था, हमारा कट उसमें 8 रुपये था, इसको चेंज कीजिए और इसको 8% कर दीजिए। तो इसके ऊपर भी यकीन दहानी कराई गई है कि नजर सानी होगी, इस पर डिस्कशन होगा, और फिलवक्त के लिए इसे 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया जाए इस हड़ताल को, जब तक के लिए इसके ऊपर रिव्यू नहीं हो जाता अच्छा, है। अवाम क्या कह रहे हैं इस सारे मामले पे, उनसे भी जान लेते हैं। दिखाइए। मुश्किल चीज़ है, अगर रिलीफ़ दिया जाए तो बहुत अच्छा रिलीफ़ दिया जाए, जिससे आवाम में खुशी भी हो कि पैसों में जो कमी है ये हकीकत में रिलीफ़ नहीं है, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता पेट्रोल में, और महंगाई में इतना इजाफ़ा है कि इस इशू पे कारोबारी लोग जो हैं तो बहुत आवाम के लिए जुल्म कर रहे हैं पेट्रोल के नाम पे। गलत है ये, गरीब आदमी है, कहाँ से गुजारा चलाएँ, बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है आजकल। आपको पता है ये डेली का जो ये कर रहे हैं रिवॉर्ड, ये बहुत गलत काम है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा ऊपर एहसान क्यों होता, 1.5 रुपये सस्ता क्यों हुआ था, 21 रुपये 22 रुपये महंगा किया। ये हम क्या कर सकते, अगर कुछ बोलो भी तो अपने साथ जुल्म है। इसमें भी ये है कि ये बस 2 दिन आवाम को खुश करते हैं
फिर पीछे से वही इनका ये नहीं है 5-10 फिर वो बढ़ा देते हैं, उससे भी वो कीमत बढ़ा देते हैं, जो पहली कीमत होती है ना उससे भी कीमत बढ़ा देते हैं 1-2 दिन के अंदर। परेशानी है ना सर, हर इंसान के लिए परेशानी है। किसी ने हॉस्पिटल जाना है, किसी ने कहीं भी जाना है, तो अगर पेट्रोल भी इतना है, अगर आपको पता है कि फिर कैसे जो है ना लोग गुजारा करेंगे। ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁਣ 2-4 ਰੁਪਏ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆ ਸਕੂਟਰ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਚੱਲਣ ਦੇ। मुश्किलात तो बहुत है, पर क्या करें, गरीब आदमी कर भी क्या सकता है। बहुत हैगी आ, लेकिन एक रोजगार ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਾਣਗੇ कि तेल पाना है कि नहीं है। तो सारी सूरत हाल क्या है और ये कन्फ्यूजन क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ अमीर खान साहब मौजूद हैं। आप सदर हैं पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के और वाइस चेयरमैन पेट्रोल पंप ओनर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे। इनामुल हक चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनाम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अमीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। पहले अमीर साहब आपकी जानिब आ जाते हैं, क्योंकि कल तक हमें ये पता कि चला कि डीलर्स जो हैं माफ़ कीजिएगा, डीलर्स जो हैं उनके साथ मुज़ाकरात तय पा गए हैं और अब हड़ताल 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दी गई है। क्या ऐसा ही है और क्या बातचीत हुई है इन मुज़ाकरात में, अगर ये आप हमें बता दें। मैम, हम लोगों ने तो खैर सगाली के लिए जो मीटिंग की मिनिस्टर साहब से, तो उस वजह से हम लोगों ने पोस्टपोन कर दी 2 हफ्ते के लिए। अब वो मुतालबात अगर मानेंगे तो ठीक है, अदरवाइज जो है ना फिर हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे, क्योंकि ये पहले भी लॉलीपॉप देते रहे और हम माजराई किसी सूरत भी नहीं चाहते, किसी सूरत भी है। क्योंकि हमारा ग्रुप जो है ना, बल्कि दूसरा ग्रुप जो ऑनर एसोसिएशन का है, उनके चेयरमैन साहब उठ के चले गए थे। उनके सेक्रेटरी जनरल ने जो है ना वो एडमिट किया कि ठीक है जी हम पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन आज भी बड़ी तादाद में पेट्रोल पंप बंद है पूरे पाकिस्तान में, कराची बशमूल कराची। अब बंद क्यों है, जबकि हम लोगों ने तो वापस ले ली स्ट्राइक और उन्होंने भी वापस ले ली, मां सवाए उनके चेयरमैन के। अब असल में लोग खुद ही बंद करना चाह रहे हैं। पेट्रोल पंप वाले अब इस हद तक तंग हो गए हैं कि सुबह शाम रेट चेंज होना, पता है सुबह कुछ और है शाम को कुछ और हो गया, इसको मैनेज करना, फिर जो है ना कस्टमर से चिक गाली गलौज। आपने अपनी गुफ्तगू में अमीर खान साहब ये कहा कि मुतालबात अगर मान लिए गए, आपने क्या मुतालबात रखे हैं और अगलों ने क्या ऐसी गारंटी दी है कि 2 हफ्ते में हो जाएगा? मुतालबात पे तो सबसे पहले हमारा था कि आप ये जो 24 घंटे में एक बार रेट चेंज हो रहा है, इसको जो है ना आप महीने पर ले जाए। ठीक। एक तो सबसे पहला मुतालबा तो यही था। ठीक है। उसके बाद ये एडमिट किया कि ठीक है जी 2 हफ्ते टाइम दे दे, इसको हम इस तरह से मैनेज करके बता देंगे आपको और इस पे इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट हो जाएगा। चाहे वो महीने, हमारा मुतालबा तो महीने पर है कि महीने पर ले जाए, अदरवाइज अगर ये हफ्ते या 15 दिन पे भी चला जाए तो भी जो है ना काबिल कबूल है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन रोज वाला मैनेज नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारा मार्जिन जो है ना 8% किया जाए, जबकि ₹1.64 जो 2 साल 3 साल से हमारा अप्रूव पड़ा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने रोक लिया था खामखा में, वो तो मेरे ख्याल में हमारा मुतालबा था कि फौरन लागू किया जाए, क्योंकि हमारे चंद नुमाइंदे वहाँ थे जो इस्लामाबाद में थे, कल मीटिंग थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने गोहेड दिया कि ठीक है जी हम मौखर कर देते हैं। यही 2 अहम चीज़ें हैं ना, एक तो रोज़ाना की बुनियाद पे प्राइस मैकेनिज्म और दूसरा मार्जिन। हम जरा इनामुल हक चौधरी के जानिब चलते हैं। इनाम साहब, अमीर खान साहब कह रहे हैं कि हम तो सारे मुत्तफिक थे कि ये जो है हम हड़ताल हमने वापस ले ली है, तो फिर आप गालिबन इस हक़ में हैं कि हड़ताल हो, आप अपना मौक़िफ़ सामने रखिए। जी शुक्रिया आपका मौक़िफ़ जानने के लिए। सर ऐसे है कि हमारी परसों भी मीटिंग हुई थी, कल भी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में हमने वाज़ेह तौर पे उन्हें बताया था कि बहुत पैनिक है मार्केट में और हमारा 2 पॉइंट एजेंडा था, जिसमें सरे फहरिस्त ये था कि जो आज का आपने मैकेनिज्म बनाया है डेली बेसिस प्राइसेस का, इससे अवाम परेशान है, हम लोग परेशान हैं। इसको मैनेज करना मुश्किल है, हर बंदे के पास की बात नहीं है और हमारे पंप्स वाले जो हैं वो इसमें उलझ के रह गए हैं कि सुबह शाम लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई हैं। तो आप इसको प्लीज रिकंसिडर करें, इसको आप उसी मैकेनिज्म पे ले जाएं। तो बाकी हमारा मार्जिन का इशू था, उसमें उन्होंने हमें वज़ीर पेट्रोलियम साहब ने रिक्वेस्ट की कि इसको आप फिलहाल मौखर कर दें, हमने उनकी ये बात भी मान ली। लेकिन मिनट्स ऑफ द मीटिंग पे आके बात रुक गई, क्योंकि हम ये चाहते थे कि जो हमारी आज की मीटिंग है उसको मिनट्स में लेके आए और ताकि वो
आपको भी याद रहे और हमें भी याद रहे, तो 2 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते बाद आप उसी को रिकंसिडर कर लें। तो इस पे फिर हमारी बात नहीं बन सकी। अब हम चेयरमैन साहब की मौजूदगी में किसी और से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना तो बिल्कुल ही गलत बात है ना। हमारी क़यादत वहाँ पे मौजूद थी, मैं मौजूद था, हमारे दूसरे वाइस चेयरमैन है वो मौजूद थे। तो उसके बाद हम वहाँ से उठ के आ गए। तो उन्होंने एक मेंबर, हमारा सिंपल मेंबर है, वो हमारे कोई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वगैरह नहीं है, क्योंकि डीजीटी रूल्स में सिर्फ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं, उसमें जनरल सेक्रेटरी या दूसरा कोई ओहदा नहीं होता। तो वो एक सिंपल मेंबर हैं गुजरांवाला से, उनको उठा के उनके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जबकि आमिर खान साहब की बात बिल्कुल ठीक है, पंप वाले खुद भी इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि वो अपने पंप चलाने से काफिर हैं, चला नहीं पाते वो पंप। इससे पहले कि मैं आमिर साहब की जानिब जाऊं, अगर आप ये बता दें कि अब पेट्रोल पंप ओनर्स की जानिब से हड़ताल जारी है या खत्म कर दी गई है, यानी आपकी जानिब से हड़ताल है या 2 हफ्ते के लिए मौखर है? ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल की कॉल दी गई थी और वो हड़ताल जारी है। हमारे हर जगह पे पंप्स बंद हैं और आज जैसे अमीर साहब ने फरमाया कराची बंद है, पिंडी में भी आप देख सकते हैं पंप बंद हैं, सिर्फ कंपनी ऑपरेटेड साइट चल रही हैं। इसी तरह से पंजाब में और दीगर शहरों में पंप्स बंद हैं। लोग इस बात पे अब किसी भी वादे वईद पे एतबार करने को तैयार नहीं है। इन्होंने हमारा मार्जिन 1 रुपए कुछ पैसे अप्रूव किया था जो 3 साल से पेंडिंग पड़ा है। ओके, ठीक है आमिर खान साहब, एक तो ये कि ये 8% अगर गवर्नमेंट आपको देती है, मान जाए 8 नहीं 6% के लिए भी अगर मान जाती है, तो इसका बोझ तो फिर आवाम पर ही आएगा। तो आवाम ही पिसेगी, अभी भी आवाम ही पिस रही है। तीसरी दफ़ा पेट्रोल प्राइसेस ऊपर चली गई हैं जब से ये रिव्यू का मामला चल रहा है। तो आवाम को बचाने के लिए आप लोग अपना कट किस तरह से मैनेज करवाएंगे गवर्नमेंट से? क्या जो भी प्राइस होगी उसको गवर्नमेंट बेयर करेगी 8% को, किस तरह से ये होगा? में बात यह है कि हमारे जो है ना मार्जिन से असल में अवाम जो है ना बेचारी पिस जाएगी, खत्म हो जाएगी, मर जाएगी अवाम। इनके 85 रुपए 80 रुपए लेवी से जो है ना कोई फर्क अवाम पे नहीं पड़ता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि मीडिया वालों को क्या हो गया है। इनके 100 रुपए से अवाम नहीं मरती है, हमारे 4 रुपए से अवाम मर जाती है, हमारे 2 रुपए से बढ़ाने से अवाम 1 रुपए 64 पैसे बढ़ाए 3 साल से पेंडिंग रखे हुए, उससे अवाम पे बोझ पड़ेगा। इनके 200 रुपए से बोझ नहीं पड़ता है। देखिए जी, आवाम को तो दोनों तरफ से ही बोझ पड़ता है ना आमिर साहब। लेकिन कल मैंने जो प्रेसर के बाद बातचीत सुनी थी उसमें मुझे कुछ एक बाज़गश्त सुनाई दी थी कि हमने दरख्वास्त की है गवर्नमेंट से कि कंज्यूमर पर इसका अफेक्ट ना आए। तो मुझे लगा कि ऐसी भी कोई बात जरूर की होगी आपने मीटिंग में। भाई हमने तो इसको बोला कि हमारे मार्जिन को लेवी में एडजस्ट किया जाए ना, अपना थोड़ा सा कम कर लें, क्योंकि ये टोटली जो है ना अभी इनके पास और कोई कलेक्शन इस तरह की नहीं है, सिर्फ मासवाई डीजल पेट्रोल के सीधा पैसे कलेक्ट करते हैं, अरबों खरबों रुपए कलेक्ट करते हैं, फिर भी जो है ना ये चला नहीं पा रहे हैं पाकिस्तान को ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है कि जब भी हमारे मार्जिन की बात आती है तो फिर आवाम पे बोझ पड़ता है। अदरवाइज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि इनके 100 रुपए से कोई बोझ नहीं पड़ता है। और उस वक्त मीडिया वाले भी खुश हो, तो मतलब चुप होते, आवाम भी चुप होती है जी 100 रुपए बढ़ गए। अगर हमारे 2, 3, 4 रुपए बढ़ते हैं तो फिर आवाम को भी तकलीफ हो जाती है कि डीलर बेचारा तो मरा हुआ है। आज आप हमारे ग्रुपों में जो है इनाम साहब को पता है कि भाई हमारा सबसे बड़ा ग्रुप है, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया कि 2 हफ्ते के लिए हम पोस्टपोन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी पेट्रोल पंप अगर बंद है तो इसका मतलब है पंप वाला चलाना ही नहीं चाह रहा है। अच्छा, अब अगर मैं इसको ऐसे करूं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि लेवी जो है वो सबसे ज़्यादा गैर मुनसिफाना और जालिमाना इक़दाम है आवाम के लिए, ठीक है। अब मैं इस पे आ जाता हूं कि आमिर खान साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं, इनाम साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं, और आप लोग जाहिर सी बात है आप भी आवाम का हिस्सा है, आप भी पिस रहे थे। तो कारोबार जब नहीं हो रहा था तो बंद करने की आप उस पर आ गए हैं। लेकिन आप लोगों में ये इख्तलाफ जो आया है, अगर आप करते, गालिबन प्रेशर पड़ता, हुकूमत कुछ और सोचती, रोज़ाना की बुनियाद पे, अब तो देखें ना, रोज़ाना की बुनियाद पे चीज़ें बढ़ती चली जा रही, कम तो क्या ही खाक हो रही हैं। तो हो सकता है कुछ फ़ायदा होता, बट प्रॉब्लम इसके आप लोग जब खुद इत्तफाक नहीं रख रहे इस एक अहम मामले पे, तो फिर आम बंदा किधर देखे? मुझसे मैं पहले इनाम साहब आपसे मैं इस पे कमेंट चाहूंगा, फिर आप आमिर साहब आप बताइएगा। इनाम साहब, इस अहम मुद्दे पे आप लोग डिवाइडेड क्यों हैं?
जी सर, इस मुद्दे पे इनका भी मौक़िफ़ एक ही था, हमारा भी मौक़िफ़ एक ही था। तो इसी बात पे इत्तेफ़ाक करते हुए अमीर खान साहब ने ही बल्कि ये तजवीज़ दी थी और इस पे ही ये स्टार्टअप हुआ था। तो उसके बाद इन्होंने बैकआउट किया। किस प्रेशर में किया हम इससे वाकिफ़ नहीं हैं। हमारा तो जो मौक़िफ़ था हमने वो वाज़ेह किया था और हमने गवर्नमेंट को एश्योरेंस दी थी कि हम भी अवाम में से हैं, हम कोई बाहर से आई हुई मखलूक नहीं है, हम भी इसी अवाम में से हैं और हमें अवाम के मसाइल का अंदाज़ा है। और जो हम फेस करते हैं डेली बेसिस पे अपने स्टेशन पे, हमारे जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनके साथ लड़ाइयाँ होती हैं। तो इस सिलसिले में हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको जो डेली प्राइस चेंज का मामला है इसको फौरी तौर पर मौखर कर दें और बाकी चीज़ें जो है वो आप लिंगर ऑन कर लें। जब हालात, मुल्की हालात स्टेबल हो जाएंगे, हम उस वक्त तक बिल्कुल काम करेंगे। तो उसमें भी गवर्नमेंट ने हमारी इस दरख्वास्त को बिल्कुल नहीं माना। तो उसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके साथ, या इनका कोई साथी था, अमीर साहब तो नहीं थे वहाँ पे। तो ये सिचुएशन है जी, हमारे तो दरवाजे खुले हैं, टेबल टॉक से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। हम तो अब भी टेबल टॉक के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इसका कोई ना कोई कंक्रीट सोल्यूशन चाहते हैं। 3 साल से एक मार्जिन पेंडिंग रखा हुआ है, कभी हमें ओगरा की तरफ दौड़ा दिया जाता है, कभी हमें फिनांस मिनिस्ट्री की तरफ दौड़ा दिया जाता है और हम बार बार मीटिंग्स करके तंग आ गए हैं। अब सूरत हाल ये है कि 3 साल में बिजली की प्राइसेस किस स्नैच पे पहुंच गई, वर्कर्स के वेजेस जो हैं वो किस जगह पे चले गए, बाकी आप देखें महंगाई किस जगह पे चलेगी और हम 8 रुपए मार्जिन पे काम कर रहे हैं, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा टैक्स में जाता है और 1 रुपया 10 पैसे तक कंपनी चार्ज करती हैं लेवी की मात्रा। ठीक है इनाम साहब, अमीर साहब यही सवाल आपसे, आप लोगों में अगर इत्तेफाक हो तो फिर शायद हुकूमत को घुटने भी टेकने पड़े। नहीं भाईजान, इत्तेफाक ही है यार। एक घर में अगर 2 भाई 4 भाई है तो जरूरी तो नहीं है कि वो घर टूट गया है। घर टूटने वाली कहानी नहीं होती है, किसी छोटे भाई बड़े भाई में इख्तिलाफ भी हो सकता है, लेकिन घर तो चला रहे होते हैं ना वो। तो हमारी एसोसिएशन में भी अल्लाह ना करे कि इस तरह का इख्तिलाफ है कोई, कि हमने अपना एक घर बना लिया, उन्होंने अपना घर बना दिया, दोनों ने जो ना सब कुछ रास्ते ही जुदा कर दिए। हमारा मौक़िफ़ है कि सिर्फ खैर सगाली के लिए हम लोगों ने बेक किया है कि ठीक है जी, खैर सगाली के लिए हम एक दफा फिर इनके झूठे वादे या सच्चे वादों पर एतबार कर लेते हैं। खैर सगाली के लिए 2 हफ्ते के लिए अमीर खान साहब मौखर कर दी गई है हड़ताल। अब ये है कि जब तक के पेट्रोल पंप ओनर्स इस हड़ताल को ख़त्म नहीं करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, इनाम साहब आपका शुक्रिया, आमिर साहब आपका भी बहुत बहुत। जब तक कि ये हड़ताल मुकम्मल तौर पर हर जानिब से, हर जो है इसमें डिवीज़न की जानिब से नहीं ख़त्म की जाती आवाम तो उसी तरह से रुलते रहेंगे। बहरहाल कुछ मौसम की सूरत हाल का भी जिक्र कर लेते हैं। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है और ऐसे में मौसम कुछ इलाकों में ऑब्वियसली खुशगवार है। ओवरऑल वेदर सूरत हाल तो सही है, अच्छी है, वेदर भी बड़ा अच्छा है, गर्मी भी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जो ख़तरात हैं वो भी ज़रूर मौजूद हैं। सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और इसके अलावा जानी नुकसान के बाइस बन रही हैं ये बारिशें। महकमा मौसमियात ने, PDMA ने, मुतालिका इदारों ने मुख्तलिफ सूबों में मज़ीद बारिशों की पेशगोई की है और ये बारिशें जो हैं ये 24 जुलाई तक जारी रहने का सिलसिला रहेगा और इसमें मज़ीद फ्लैश फ्लडिंग का ख़तरा भी है और इसके अलावा मज़ीद लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा भी मौजूद है। जंग का रुख करते हैं, सैयद अदनान नूर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान ज़रा बताएं जंग में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हालिया मानसून की बारिशों के बाद दरियाए चनाब और दरियाए जेहलम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। यहाँ इस वक्त रीमू बैराज के मकाम पर ये दरियाए जेहलम और दरियाए चनाब का संगम है, जहाँ दोनों दरिया आकर मिलते हैं। यहाँ देखा जा सकता है कि पानी की मिकदार में काफ़ी इजाफा हो चुका है। यही वजह है ज़िला इंतज़ामिया भी अलर्ट है, उसने तमाम मुतलका महकमों को जो कि सैलाब से रिलेटेड हैं उन्हें एक्टिव किया है कि वो निगरानी करें और ख़ास तौर पर उन्होंने इस पानी पर भी नज़र रखी हुई है कि अगर पानी की मिकदार 1,50,000 क्यूसिक से बढ़ती है तो इसका मतलब है कि यहाँ फ्लड है। और फ्लड से देखा जाए तो बहुत से इलाके मुतासिर होते हैं ज़िला झंग के, और यहाँ इस वक्त भी दरियाओं के पेटों से जो पानी है वो बाहर आ चुका है और करीबी बस्तियां ज़ेरे आब हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हिफाजती बंद पर भी मुसलसल नज़र रखी जा रही है और उसकी पुश्तों की निगरानी करने के साथ साथ जहां कोई रिपेयरिंग का काम है वो भी किया जा रहा है। और जो ज़िला इंतज़ामिया उसने तमाम मुतलका दीगर महकमों को भी अलर्ट कर दिया है कि मुमकिना सैलाब के पेश नज़र आप लोग अपनी तैयारियाँ मुकम्मल रखें।
तो इस वक्त तोसा शरीफ में क्या सूरत हाल है, ये भी अपने व्यूअर्स को बताते हैं, क्योंकि कोई सुलेमान में हम देख रहे हैं कि मूसलाधार बारिशों की सिलसिला जारी है और फिर इसके साथ हम देख रहे हैं कि बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, मलिक अमान, से सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं कि वहाँ पर वो क्या सूरत हाल देख रहे हैं और ऐसे में क्या कोई आबादी है। मलिक उमर, आगाह कीजिएगा, क्या किसी आबादी को ज़रूर ख़तरा अगर है तो उसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और इस वक्त सूरत हाल क्या नज़र आती है? जी बिल्कुल, तौसा शरीफ के कोस सुलेमान के इलाकों में जो गुज़श्ता रोज़ जो है काफ़ी बारिशें हुई हैं, जिसके बाद आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कोस सुलेमान से आने वाले जो रुतकुई के पानी हैं, जो वहाँ पर जो पहाड़ों से आते हैं, वो इस वक्त दरिया सिंध में जो है उसका पानी गिर रहा है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं तकरीबन कोई 60,000 क्यूसेक पानी जो है कोस सुलेमान से आके वो इस वक्त जो है दरिया सिंध में जा रहा है। और बात की जाए दरिया सिंध के मकाम पर जितनी आबादियाँ हैं, जिसमें बेट अशरफ है, आड़ा है, दीगर जो मवाज़ियात हैं, वो इस वक्त जो है वो ज़ेर आब आ गए हैं। इस पानी के बहस अभी तक जो है यहाँ पर कोई इमदादी सरगर्मियाँ देखने में नहीं आई। हर साल मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जिन मौजूद का मैंने नाम लिया है वो हर साल जो है यहाँ पर संगड़ के पानी की बायस और दरिया सिंध में जो लेवल है पानी का वो ज़्यादा होने से जो है वो ज़ेर आब आ जाती हैं, लेकिन महकमाना तौर पर यहाँ पर उनको महफूज करने के लिए जो है अभी तक कोई इकदाम नहीं किए गए। जी ठीक है फारूक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब ज़रा चिन्योट का रुख करते हैं और दरिया चनाब में इस वक्त पानी की जो सतह है वो तेज़ी से बुलंद हो रही है। हमारे नुमाइंदे सैयद मुदस्सिर काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, ज़रा बताएं, आपके पास गालिबन कोई मैप है, कौन कौन से वो इलाके हैं चिन्योट के जो पानी की लपेट में हैं सतह बुलंद होने पे, और क्या कार्रवाई मज़ीद की जा रही है? आज मैं मौजूद हूँ दरिया चनाब के मकाम पर, जहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिया गया और इस वक्त मैं रेस्क्यू 1122 के जो कैंप है वहाँ पर मौजूद हूँ। और आपने बोल के नाज़रीन को मैं दिखाता चलूँ कि दरिया चनाब के जो ये मुलक्का आबादियाँ हैं जो दरिया के बेल्ट में मौजूद हैं, जहाँ पर इस वक्त जो है पानी जो है वो दाखिल हो चुका है, जिसमें छन्नी मेरशा है, बुर्ज अली है, चक सरकार है, ठट्टा महमूद है। ये वो इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त पानी दाखिल हो चुका है। और इसके साथ साथ अगर इससे पानी मज़ीद बढ़ता है तो ये तहसील चिन्योट का एरियाज़ है, दूसरी है, बाबू राय है, काजी है, कोट म्याना है और कोट रोशन है। और इसी के साथ साथ आपको बता चलूँ कि तहसील लालियाँ का जो इलाका है वहाँ पर ठट्टी आलम शाह है, कोट अमीर शाह है, ठट्टी खुदा यार है, छन्नी खिजर और छन्नी खेवा है। ये वो इलाके हैं जहाँ पर जब पानी की सतह ज़्यादा ही बुलंद होगी तो फिर इन इलाकों में दाखिल हो जाएगी। और उसका इसके साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो चिन्योट का जो माईवाल का जो इलाका है, जिसको कल से बोल के स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है, वहाँ पर 20% जो इलाका था जो महफूज था, जो कि ज़िला इंतज़ामिया को की नाअहली की वजह से और उनकी मुबैना गफलत की वजह से वहाँ पर उसकी खातिर खा जो फिर फौर उनकी देखभाल ना की गई, जिसकी वजह से वो 20% जो इलाका था वो भी दरिया के नज़र हो चुका है। और यहाँ पर जो 2 फ्री रिलीफ कैंप लगाए गए, जो एक दरिया चनाब पर लगाया, दूसरा मौजा सांबल में लगाया गया। यहाँ पर अभी तक रिलीफ कैंपों में कोई भी किसी किस्म के जो मुतासरीन नहीं आए हैं और लोग जो अपनी मदद आपके तहत ही गए हैं। दूसरी जानब ये आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। तो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त क्या सूरत हाल बन रही है और दीगर अजला में, ये भी आपको बताते हैं। मानसहरा की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करेंगे, जहाँ से चौजी कैसर हमें अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि ख़ास करके नारान, कागान और उससे ऊपर के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर पानी का ज़ोर मौजूद है और ऐसे में फ्लैश फ्लड्स भी वहाँ पर आ रही हैं। आगाह कीजिएगा कैसर, क्या सूरत हाल यहाँ पर नज़र आ रही हैं और हंगामी तौर पर क्या इक़दाम उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे ज़िला की तरह ज़िला मानसरा में भी मानसून बारिशों का दूसरे स्पेल का आज 5वां रोज़ है। बारिश जो है वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से मानसरा उसके गिरदोनवा के नदी नालों और दरियाओं में शदीद इस वक्त तुग़यानी है। दरिया कुनहार के अंदर इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है, दरिया सिरन के अंदर इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। अगर हम यहाँ पर बात करें सियाती मुकामात की तो वादी नराम, वादी कगान, झील सैफुल मलूक, बटा कुंडी, बाबू सट्टा, बेसर और जलखड के जो रास्ते हैं वो स्याहों के लिए आज़ाद हैं। आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि अब तक हालिया बारिशों से जो नुकसान हुए हैं सिरन वैली के अंदर इस वक्त तक जो है 4 मकान और 1 होटल जो है वो सैलाबी रेले की नज़र हो गया है। और वादी कगान के अंदर 6 पुल जो हैं वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला है ये 25 जुलाई तक वक्फे से जारी रहेगा, जिसकी वजह से मानसरा और इसके गिरदोनवा का जो है वो लैंडस्लाइडिंग
और सैलाबी रेलों का खतरा है। स्याहों के लिए यहाँ पर अपील की जा रही है, ज़िली इंतजामिया की तरफ से स्याहों से गुजारिश की जा रही है कि खुदारा वो सैलाबी रेलों और आबी गुजरगाहों की तरफ न जाएं ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आ सके। जी ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल हम देखी, थोड़ा सा और अगर एल्टीट्यूड पे जाएं तो अपर कोहिस्तान, वहाँ से हमारे नुमाइंदे शम्सुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शम्स, ज़रा बताएं कि क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में भी काफ़ी बारिशें हैं जिसकी वजह से नीचे अफेक्ट आ रहा है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश और सैलाब का अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त यहाँ पे कोहिस्तान एरिया में हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी है, जबकि द्यामर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी हो रही है। यहाँ पे एक हफ्ता पूरा महकमा मौसमियात ने एक हफ्ता जो आने वाला एक हफ्ता है, महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है कि जो आने वाला एक हफ्ता है इसमें शदीद किस्म की मानसून की बारिशें होंगी, जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल होंगी। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये रिवर इंडस मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है, इसके बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है और इस दरिया के इर्द गिर्द बसने वाले लोगों से ज़िली इंतजामिया ने इंतबाह किया है कि वो महफूज मुकामात पे मुंतकिल हो जाएं। यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल बड़ी खतरनाक होती है। यहाँ पे मड स्लाइडिंग होता है जो कि अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े लकड़ियों को लेके आता है, जो कि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं जिनकी वजह से उनका बड़ा नुकसान होता है, उनकी ज़री ज़मीनें, उनके घर, उनकी माल मवेशियों को नुकसान होता है। यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट की भी कैफियत होती है, जो कि अचानक से क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, कीचड़ और मिट्टी का सैलाब आ जाता है जो कि पूरे इलाकों को बहा के ले जाता है, ज़री ज़मीनों को बहा के ले जाता है। बड़ा ख़तरनाक किस्म का सैलाब यहाँ पे होता है। जो एक हफ्ता है वो शदीद मानसून का बताया जा रहा है। ठीक है, इस पर डिटेल्स आप शम्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो ख़ास करके जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि ख़तरात मौजूद हैं। एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट करेंगे सारे उन टूरिस्ट को जो कि इन इलाकों को विज़िट करना चाहते हैं, एडवाइजरी ज़रूर देख लीजिए। लेते हैं एक ब्रेक, स्टे विद अस। पाकिस्तान हर तरह से हम देख रहे हैं कि तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है, और ऐसे में जब हम ये देखते हैं कि ख़ास करके आईटी के शोबे में पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, जहाँ पर हम देखते थे कि बहुत ज़्यादा स्कोप मौजूद है लेकिन उतनी तेज़ी से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा था, तो बहुत अच्छा लगता है। मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और ख़ुद कार निज़ाम अब मुस्तकबिल नहीं है बल्कि हाल ही की हकीकत बन चुका है, और पाकिस्तान भी इस दौर में अपनी जगह मजबूत बनाने की जानिब तेज़ी से गामज़न है। ऐसे में इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई इंडस रोबोटिक्स एंड ऑटोनमस सिस्टम्स एक्सपो, जिसमें हुकूमत ने टेक्नोलॉजी, दिफा, ज़राअत और मईशत के शोबों में बड़े अहदाफ का ऐलान भी किया है। IT एक्सपर्ट हमारा आफ्ताब हमारे साथ मौजूद है। हमारा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। स्पेशली ये है कि वॉर जोन में कितनी तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये बूम आया है, और इस पर बाज़ाब्ता कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी थे, यहाँ पे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी थे। सो इन वॉर फ्रंट वी डिड वेरी गुड। थोड़ा सा अगर आप हमें उसमें बता सकें कि वॉरफेयर में किस तरीके से जंग की चीज़ें तब्दील होने जा रही हैं व्हेन इट कम्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर, एंड सेकेंडली आपने बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया है। मार्का हक में हम ऑलरेडी ये चीज़ साबित कर चुके हैं कि हम किस तरीके से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। हमने अपने तमाम जो है वो रिसोर्सेज जो भी थे, जो एक्सपर्टीज़ थी व्हेन इट कम्स टू साइबर सिक्योरिटी एंड AI, वो हम ऑलरेडी पूरी दुनिया को बता चुके हैं मार्का हैक के थ्रू कि हम किस तरीके से आगे मूव ऑन कर रहे हैं, हम लोग कितने स्किलफुल हैं और कितना बेहतरीन तरीके से हम अपने इस AI के इकोसिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं। सो वी ऑलरेडी हैव दैट एग्जांपल राइट नाउ। और करेंटली अगर हम रास की बात करें, जो कि रोबोटिक्स एंड ऑटोनॉमस सिस्टम की जो आप एक्सपो देख रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर, वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। नॉर्मली इट हैपन्स कि लोग सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने अगर जनवरी 1 के अंदर जो है वो इंडस AI वीक को सेलिब्रेट किया, तो नाउ वी कैन सी द एग्जीक्यूशनल पार्ट एज वेल। अच्छा, ये तो हमने वॉर फ्रंट्स की हमने बात कर ली ना। पाकिस्तान इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारा और कौन से ऐसे दीगर
सेक्टर्स हैं जिनमें अभी हमें मज़ीद इनकलाब लाने की ज़रूरत है? इसमें सादिया मेंशन एग्रीकल्चर है एंड एवरीथिंग, सो इफ़ यू कैन टेल अस मोर अबाउट दैट। देखिए, अगर आप बात करते हैं कि इनकलाब लाने की ज़रूरत है, तो देयर इज़ ईच एंड एवरी सेक्टर जहाँ पे इनकलाब लाने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन जो एआई की हो रही है, अगर उसकी बात करें तो एजुकेशन है। एजुकेशन है, देन वी हैव सेकंड इज़ हेल्थ केयर सेक्टर। सो इन रियलिटी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आपकी बेस मजबूत नहीं होगी, आप आगे किसी भी चीज़ के ऊपर कोई काम नहीं कर सकते। सो फर्स्ट इज़ एजुकेशनल सेक्टर, सेकंड इज़ योर हेल्थ केयर सेक्टर, क्योंकि दुनिया भर में जिस तरीके से डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं हेल्थ केयर के ऊपर, दैट्स ऑल्सो अनदर पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, हमारे पास जब हम थर्ड के बाद पास आते हैं, तो आई थिंक कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हम हर इंडस्ट्री को कहते हैं कि जी हर इंडस्ट्री इसके ऊपर अपनी डिफरेंट एग्जीक्यूशंस की तरफ जाए। अभी रिसेंटली हम जो देख रहे हैं जिस तरीके से डिफरेंट इनोवेशंस हो रही हैं, तो हर इंडस्ट्री, चाहे वो आपकी टेक्सटाइल हो, चाहे वो आपकी फार्मा हो, एवरीवन इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एआई इनिशिएटिव्स और इस तरह के। वी हैव अबाउट अ मिनट विद अस, अगर हमें आप ये बता सके कि हम आईटी में तो ऑब्वियसली हमने बेंचमार्क हिट किया है, 4.6 बिलियन हमारी इस फिस्कल ईयर की आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, बट स्पेसिफिकली एआई के लिए हमारी एक्सपोर्ट्स में क्या प्रोग्रेस है? देखिए, ये जो आप आईटी के एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, इसके अंदर एआई डेफिनेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉल तो कर रहा है। ठीक है, आप आईटी की जब बात करते हैं तो आप आईटी के अंदर से एआई को रिमूव नहीं कर सकते हैं, सही है। व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसर्स की अगर हम बात करें, तो फ्रीलांसर के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि फ्रीलांसर्स जो हैं वो एआई का कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो वो जो फ्रीलांसर्स हैं वो भी एआई की एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, व्हिच मींस कि एआई के डिफरेंट सिस्टम्स बना के वो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो दैट कम्स आल्सो अंडर दैट आईटी वाला ब्रैकेट कि जिसकी आप नंबर्स के ऊपर बात कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, थैंक यू सो मच अमारा आफ्ताब, हमारे साथ आप मौजूद थी, और ना सिर्फ वॉर फ्रंट्स पे बल्कि दीगर शोबों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें स्कोप है। लेट्स सी कि पाकिस्तान और इसमें कैसे मज़ीद इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकता है। विद दैट हम एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे इसके बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ी सिलसिले से एक और तारीखी कामयाबी सामने आई है। हिंदूकश के दुश्वार गुजार फारगम ऑन पास को 27 बरस बाद एक पाकिस्तानी मुहिम ने कामयाबी से अबूर कर लिया है, और पहली बार पाकिस्तानी खातीन को पैमा भी इसमें शामिल है। एंड हैट्स ऑफ 5100 मीटर बुलंद इस रास्ते को जो अबूर किया है। यू नो देयर देखो द सीन्स आर वेरी सीनिक। हमारे साथ मौजूद हैं समर खान, जो कि न सिर्फ माउंटेनर हैं बल्कि पाकिस्तान में जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है उसका एक बहुत बड़ा नाम है। एब्सोल्युटली। सो समर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्र के लिए। एक तो ये कि ऑब्वियसली ये एक दुश्वार रास्ता है, और यू नो हम बहुत कम नाम देखते हैं यहाँ तक पहुँचे हैं, एंड इट्स बिन अ वाइल कि हमने किसी नाम को वहाँ पहुँचने देखा है। तो कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस, सबसे पहले तो ये बताइएगा, और ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे ऑन द शो। और ये फरगाम आन पास जो है ये एक हिस्टोरिकल पास है जहाँ पे 27 साल पहले एक ऑस्ट्रियन ने इसको ओपन किया था, एंड अनफॉर्चुनेटली ही डाइड ओवर देयर। और उसके बाद फिर अभी रिसेंटली कुछ लोकल चतरालीज इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे और उसका रास्ता निकाला उन्होंने, लेकिन इसको कमर्शियली ओपन या मार्क नहीं किया गया था जनरल टूरिज्म के लिए, जैसे आप फुंजा में देखते हैं, स्कर्दू में देखते हैं। हालांकि हिंदूकश की माउंटेन रेंज है, इट्स अ ह्यूज नेम एज कराक्रम एंड हिमालयस, लेकिन इसको कभी इतनी तवज्जो नहीं दी गई, कभी इसको इतनी अटेंशन नहीं मिली। सो बीइंग द डॉटर एंड चिल्ड्रन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एंड हिंदूकश, हमारी जो टीम थी और ये जो इनिशिएटिव था KPCTA का, कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा, हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि हम हिंदूकश के नए माउंटेन्स और नए पासेस और ट्रेल्स को लोगों के सामने लेकर आए, उस ब्यूटी को लोगों के सामने लेकर आए, इसलिए वी वांटेड टू डॉक्यूमेंट इट एंड मार्क इट। समर, आपने गिलगित से इसका कंपैरिजन किया। गिलगित में बहुत सारे बेस कैंप्स, बहुत सारे ट्रैक्स बहुत हैं, लेकिन ख़ास तौर पे अगर हम इस रीजन की बात करें, चित्राल रीजन की, और
हमारे हिंदू कुश रीजन की अफगान वॉर की वजह से कई सालों तक यहाँ पे खामोशी छाई रही है। ज़रा देखने वालों को बताइए कि कंपेयर करें वो जो चाहे राकापोशी हो गया या फिर K2 बेस कैंप हो गया, उसके मुकाबले में ये कैसा है, कितना खूबसूरत है? अब जैसे हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक एवरेस्ट है या कराक्रम की K2 है, इसी तरह जो हिंदू कश है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक कश्मीर है, जिसको लास्ट ईयर KPCTA ने ओपन भी किया। उस पर एक सक्सेसफुल एक्सपेडिशन हुआ था तिरश्मीर का। इट्स 7,700 मीटर्स पीक। और उस तिरश्मीर के अलावा हिंदू कुश रेंज में हजारों ऐसी पीक्स हैं विच आर 7,000 मीटर्स, 6,000 मीटर्स, 5,000 के खूबसूरत पासेस जो बहुत रिमोट और नेचुरल वैली से गुजरते हुए स्ट्रीम्स, वाटरफॉल्स आपको नजर आती है। जब हमने ये वाला पास किया, हर कैंप साइट पे हमें कोई ऐसा व्यू या नज़ारा मिलता था जो हमें यकीन ही नहीं आता था कि हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है। इतने खूबसूरत वाटरफॉल, स्ट्रीम्स, वैलीज, एक बहुत रेयर वाइल्ड लाइफ, आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन ये सारी चीज़ें एट द सेम टाइम यू आर प्रिविलेज कि हमें मौका मिले कि हम इन सब को डॉक्यूमेंट कर सके। और अभी हम कल सारे अपने घरों को वापस पहुंचे हैं, सो अभी हम बैठ के अपने कंटेंट ही एडिट कर रहे थे कि उसको किस तरीके से हम प्रेजेंट करें ताकि इस एरिया के साथ जस्टिस हो सके। एब्सोल्युटली, मैं यही कहना चाह रही थी एक्चुअली कि जब ऑब्वियसली मर्द माउंटेनर्स वहाँ जाते हैं और जाते रहते हैं। एक तो ये कि किसी ऐसे माउंटेनर का वहाँ जाना जो कि खातून हो इस दुश्वार गुजार रास्ते को जहाँ लोग नहीं जाते, आप खुद बता रही हैं जैसे, और फिर उसमें खातीन का होना ये कितना ज़्यादा बाकी जो और माउंटेनर्स हैं, इंटरनेशनल भी आपकी बात होती होगी, उनके लिए कितना अट्रैक्टिव है? हैव यू स्पोकन टू देम येट? आई वाज रियली हैप्पी कि अगर इसमें 5 मेल पार्टिसिपेंट्स थे तो 5 फीमेल्स भी थी, 5 खवातीन भी थी। और हमें इक्वली अपॉर्चुनिटी दी गई कि हम अपने अपने स्किल्स को इम्प्लीमेंट करें। वी मार्क द ट्रेल, वी नेविगेट, हम उसका रास्ता प्रॉपर उसको कवर करें। एंड वी ऑल वर वेरी स्किल्ड। हम सारे पार्टिसिपेंट्स ने एक दूसरे से सीखा। खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, स्पेशली जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी थी चतराल की, कि उन्होंने खवातीन को लीडरशिप रोल्स में देखा ऑन माउंटेन्स, एज एथलीट्स, एज क्लाइंबर्स, एज एक्सप्लोरर्स, जो इतना रिमार्केबल और सिग्निफिकेंट काम करने जा रही हैं। सो आई एम रियली ग्लैड एंड थैंकफुल टू CMKP, खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी, एंड जिन्होंने हमें सर्विसेज दी, तिरश्मीर बैकपैकर्स, इन सब ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। दे वांटेड वुमेन टू लीड, और वो चाहते थे कि हमारी इक्वली रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे नजर आए। थैंक यू सो मच समर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए एंड बेस्ट ऑफ लक। और इसलिए भी आपका बहुत शुक्रिया, आप उस एरिया को जाकर डिस्कवर करें जो पाकिस्तान का एक बहुत ह्यूज पोटेंशियल है टूरिज्म में, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो इतने अरसे तक जो है वो इन द शैडोज रहा। वेल विद दैट हम एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं, फ़ौरन से हाजिर होंगे। यू हैव टू स्टे विद अस। वेलकम बैक। सादिया, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि ड्रैगन क्या भी हैं इस दुनिया में, तो आप क्या कहेंगी? आई डोंट नो, बट ऐसे ज़रूर जब लोग इस तरह की चीज़ें दिखा रहे होते हैं सोशल मीडिया पर, इस तरह की वीडियोस सरफेस कर रही होते हैं, तो हमारी सारी फैंटेसीज हमें पुश कर रही होती है कि मान लो कैसा हुआ है। आप तो मान ले ऐसा हुआ है। आप नहीं मान रही तो स्कॉटलैंड, खासतौर पे ग्लासगो वाले तो कुछ देर के लिए मान गए थे। दिखाएं जनाब हम क्या बात कर रहे हैं। ग्लासगो की फिजा में एक इतना बड़ा ड्रैगन जो है वो उड़ता नजर आया है कि लोग हक्का बक्का रह गए कि अरे ये यहाँ पे क्या कर रहा है। देन फिर ये पता चला कि ओहो ये जो ड्रैगन है, दूर से आप देखें ना इसको, और जो लोग गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ ड्रैगन्स के फैन हैं वो दूर से ही इसके गोल्डन कलर से इसको पहचानेंगे। क्या? द सायरेक्स जो ड्रैगन है, अगेन आई एम अ ह्यूज फैन। सो रेनेरिया टारगेरियन जो है, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स और उससे पहले हाउस ऑफ ड्रैगन की मेन कैरेक्टर है, उनका ये ड्रैगन है। अब ये करीब आया ना, अब यहाँ पे 2 नंबर ही पता चली गया, अरे ये क्या हुआ, ये तो कोई उड़ा रहा है इसको, ये तो नकली है। तो दिल टूट गया मेरा यार। की जो मॉडल है, इस फ्लाइंग मॉडल बेसिकली इसने लोगों को हैरान भी कर दिया, और मतलब ये वीडियो इतनी देर तक कल सोशल मीडिया पर इसी के साथ फ्लोट होती रही कि अरे ये ड्रैगन जैसी चीज़ है और ये क्या रियल ड्रैगन है। एंड देन आफ्टर व्हाइल इट वाज ऑलमोस्ट नाइट, तो लोगों ने ये क्लियर किया कि भाई
ये जो है एक फ्लाइंग मॉडल है और ये रियल नहीं अच्छा, है। पता तो है क्या? लोग जितने ड्रामे देखते हैं, जितनी सीरीज देखते हैं, हाँ, वो सारा उसको ड्रामा ही सच निकला। करना उसको सच करना बंद कर दो। ग्लासगो की जो एक वो तो मिस्टी फिजाओं में Absolutely. जब ये उड़ रहा था तो वाकई ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड एम आई वॉच ये दिस इज लाइक वन ऑफ द सीन्स ऑफ द सीजन 8 जहां पे वो टारगेरियंस जो है वो बोल्टन्स के अगेंस्ट वॉर करने जा रहे थे। खैर मेरी फैंटेसी एक तरफ रखिए, है क्या भाई, ये कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उनका आगाज हो रहा है और वो हो रहा है ग्लासगो में, और उसको वेलकम करने के लिए ये ड्रैगन जो है वहां पे उड़ाया गया है। सो देयर यू गो। और कॉमनवेल्थ से याद क्या आया सादिया, कॉमनवेल्थ में अरशद नदीम भी दिफा कर रहे होंगे। Absolutely. So we would be looking forward to Arshad Nadeem at this point in time कि इस बार वो बेहतरीन करे, अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़े और एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए गोल्ड मेडल हासिल करे इन द जेवलिन थ्रो। So we are hoping all the best to Arshad Nadeem for these Commonwealth Games. मैं तो कहता हूँ अरशद नदीम जो है वो इस बार इतना ऊंचा भाला फेंके कि वो साइरेक्स को चीरता हुआ निकल जाए। वाह। कैसा? सबकी फैंटेसीज तबाह बर्बाद हो जाए। Well, तो जनाब ये तो थे कि जो इंटरनेशनल ममालिक हैं वो किस तरीके से वेलकम करते हैं अपने स्पोर्ट्स इवेंट को। अरे हाँ, खैर ये तो छोड़े, हम कभी इस पे बात करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एंड दैट इज द इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अमरीकी फौज ने ईरान पर मुसलसल 12वीं रात शदीद फिजाई हमले किए हैं। बुशहर हो या अहवाज हो, वहाँ पर धमाके हुए हैं और ईरान की जवाबी धमकियाँ भी जारी हैं। इन अ नटशेल, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी जारियत का फैसला कौन और भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर खबरदार कर दिया है कि अगर ईरान ने अमरीकी मफादात या बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया तो अमरीका मज़ीद सख्त फौजी कार्रवाइयाँ करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो ने कहा है कि वाशिंगटन अभी ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को अपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल या आलमी बहरी तिजारत में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। मीनवाइल एज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस, हम ये भी देख रहे हैं कि सऊदी अरब कंसिस्टेंटली अमेरिका से बात कर रहा है फॉर न्यूक्लियर्स, और इन नूक्स के ऊपर भी मामलात को डिस्कस करेंगे कि कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है कि इसके ऊपर वो गौर कर रहे हैं। तौर पर ये इजाज़त सऊदी अरब को मिल भी सकती है, नोइंग कि इस वक्त जो ख़ास करके थ्रेट्स हैं और हम देख रहे हैं कि इस वक्त उनके जो उनकी शिप्स को ख़ास करके होती मिलिटेंट से भी ख़तरा जाहिर किया जा रहा है। थोड़ा सा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखें तो इस पे नाराज़ इसराइल भी हो रहा है। एब्सोल्युटली। तो इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद है, आप साबिक सफ़ीर हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग इन गल्फ, और उन ममालिक के लिए जिनको हम ये कह रहे थे कि जी ये तो एक पेज पर नज़र आ रहे हैं और बड़ा सब्र गल्फ की कंट्रीज़ दिखा रही हैं, अब उतना सब्र नहीं है। दे आर नॉट लाउड बट दे हैव देयर रिजर्वेशंस एंड दे आर टेलिंग यूएसए अबाउट देयर रिजर्वेशंस। उसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन इस वक्त जो कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं, मार्क रूबियो साहब आते हैं, जेडी वैंस साहब आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने बात करनी है, लेकिन ईरान ये कहता है कि जब तक आप हमले नहीं रोकते बात नहीं हो सकती। सो व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग? I think it's very precarious situation, and why it's precarious situation because two oil tanker, while we are speaking just a little while ago, 2 oil tankers have been hit by Ansarullah Houthi. तो ये जरा मसला बड़ा ही एक कड़ा हो जाएगा, खासतौर पर पाकिस्तान के हवाले से। तो पहले वतन अजीज की बात कर लेते हैं, फिर बाकी अपने दूसरे ममालिक, क्योंकि हमारा ताल्लुक और हमारा इंटरेस्ट वतन अजीज से है। वतन अजीज के लिए कड़ा वक्त इसलिए आ जाएगा कि ये 2 टैंकर हिट हुए हैं। अभी मैं मालूमात कर रहा हूँ, चंद लम्हे पहले मालूमात कर रहा हूँ कि ये किस फ्लैग के टैंकर है। सऊदी अरब के फ्लैग इस पे उड़ा था या कोई और ये जो ऑयल टैंकर्स हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में, उनके कोलिजन फोर्स के कमांडर ने अल मालकी ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया था। और फिर पाकिस्तान ने कल अपने प्रेस रिलीज में, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के प्रेस रिलीज ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर हमारे इसमें पानी जो हमारी जुरिस्डिक्शन है या उसके बाहर अगर हमारे मैरीटाइम इंटरेस्ट को अगर गजन पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है या सऊदी अरब को, तो हम सऊदी अरब के साथ भी खड़े हैं और हम फिर उस पर एक्शन लेने पे मजबूर हो जाएंगे। ये हमारी फॉरेन ऑफिस का है। अल मालकी जो है वो है IMCT के सरबराह, जिसके के 40 ममालिक के, और वो उसमें उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर ये हमारी जहाज वहां से न गुजरने दिए गए तो फिर ऐसी सूरत में हम एक्शन लेंगे। तो इस लिहाज से कड़ा वक्त इसलिए कि हमारा पैक्ट, सारों को पता है कि डिफेंस पैक्ट है, ये अब हमें इम्तिहान में डालना शुरू कर देंगे।
मेरा अपना अब इसमें उम्मीद की जो किरण नजर आती है कि ईरान ने बड़े वाज़ेह तौर पर कालिबाफ साहब ने गुज़श्ता शब कह दिया है कि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा और अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा तो फिर इस खित्ते के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को हम नुकसान पहुंचाएंगे। तो लिहाजा उनको पता है, जो गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरब भी, पाकिस्तान खुद ब खुद शामिल हो जाता है। जब हम सऊदी अरब के एक्शन की बात करते हैं तो पाकिस्तान उस ट्रीटी के मुताबिक खुद ब खुद वो शामिल हो जाता है और उस ट्रीटी के बारे में वतन अजीज के लोगों को पता है कि हमारा सऊदी अरब से क्या ताल्लुक है और हमारे उस ट्रीटी के मुताबिक अगर एक मुल्क पर हमला होता है तो अस खुद वो दूसरे मुल्क पर हमला समझा जाएगा। उस लिहाज से ये मामला फिर पाकिस्तान को इन्वॉल्व होना एक लीगली, मॉरली फिर जरूरी हो जाएगा और यही चाहती है, इजराइल भी यही चाहता है, अमेरिका भी यही चाहता है कि किसी तरह मुस्लिम ममालिक आपस में दस्तो गिरबां हो जाएं, क्योंकि ईरान ने तो अपना बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार कर दिया है। ईरान ने कह दिया है कि हमारा ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पर वो पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से वो अपने मिसाइलों की बारिश और उन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया है। एक तो खबर आ रही है कि 500 के करीब वहाँ जो सोल्जर्स हैं ओमान में उनके बेसिस पर उन्होंने शिफ्ट करके रेजिडेंशियल एरिया में रख लिया था और जब वहाँ मिसाइल बरसाए गए हैं तो उसमें जख्मी हुए हैं और उसी तरीके से ज़ाहिर अमवात कोई 18 के करीब हो गई हैं उनकी। तो वो नुकसान अपनी जगह पर पहुंच रहा है। तो इसको देखते हुए महसूस यही होता है, कहना कबल अज़ वक्त होगा, मुश्किल है। अगर तमाम जो कि कोशिश जारी है पसे पर्दा और नफ्सियाती तौर पर इजराइल की भी और अमेरिका की भी कि किसी तरह ये खलीजी ममालिक एक साथ जुड़ जाएं, और जब खलीजी ममालिक जुड़ते हैं और अगर वो कोई एक्शन लेते हैं ईरान के खिलाफ तो सऊदी अरब की वजह से हमें पार्टी बनना पड़ेगा और मुझे इसी का खदशा और खतरा है। और उसमें अब तक तो हम बहुत ही हसास मामले को बहुत बेहतर तरीके से नेविगेट कर रहे हैं। किस हद तक हम नेविगेट कर सकेंगे जब हमारी एक ऑब्लिगेशन आ जाएगी, ट्रीटी ऑब्लिगेशन आ जाएगी, ये ईरान को भी पता है और हमने वाजे कर दिया। बिल्कुल। डॉक्टर जमील साहब, आपने 2-3 बातें की हैं, मैं सबको अपने सवाल में शामिल करता हूँ। यूएस सोल्जर्स की आपने बात की और अमरीकी जो आवाम है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने लिए मुकद्दम रखती है कि हमारा एक भी फौजी को गजंद ना पहुँचे। 18 तो अभी आई हैं कन्फर्मेशंस, नामालूम भी बहुत सारे हैं और ये भी मामला था कि बाकियात को देख के जांच करके उनकी शनाख्त की जा रही है, विच मीन्स के नुकसान तो काफ़ी हुआ है। क्या ये प्रेशर बिल्ड नहीं कर रहा बैक इन यूएसए एंड ऑन ट्रम्प कि जनाब इसको ठीक किया जाए? मैं इस तनाजुर में भी कह रहा हूँ कि पीट हेग्सेट जो है वो कल ये कहते हैं कि हमें तो और पैसा दीजिए, हमें तो कर्व करनी है चीज़। जी अप्रूव हो गया, वो 1.15 ट्रिलियन का अप्रूव हो गया, कांग्रेस ने कर दिया है, वो जाके सेनेट में भी अप्रूव हो जाएगा। तो वो तो खैर अपनी जगह पर, और उसका मकसद यही है कि जो गल्फ में जो तपिश बढ़ रही है और अमेरिकन सोल्जर्स की कैजुअल्टीज हो रही हैं, जख्मी हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये बजट अप्रूव कांग्रेस से हो गया है, अब सेनेट से भी हो जाएगा ये 1.15 ट्रिलियन का। तो वो तो खैर अब साइड पर बात आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका बतदरीज अपनी अस्करी कुव्वत को बढ़ा रहा है। पहले 996 यानी 996 बिलियन का बजट था, वो दुनिया में सबसे बड़ा बजट है। अगर चाइना रशिया को मिला भी लिया जाए तो उससे बड़ा बजट का, बल्कि कई मुल्कों को मिला लिया जाए तो उससे बड़ा बजट है। यह भी वाज़ेह रहे कि अमेरिका का एक तसल्लुत 800 मुख्तलिफ बेसिस को मुख्तलिफ ममालिक में रख के तो अपना तसल्लुत उन्होंने कायम किया हुआ है। ये भी बताता चलूं कि इस पर अगर किसी का फायदा, स्ट्रेटेजिक फायदा है तो वो चाइना का है। चाइना को वो उनके उससे डोमेन से जहां पहले वो साउथ चाइना सी पर अपने सारे एसेट्स, अमेरिकन एसेट्स को ला रहे थे, अब वहां से खींच के वो ले आए हैं खलीजी रियासतों के इर्द गिर्द और इसमें खलीज फारिस में। तो जिसकी वजह से
कम से कम वहां कोई थोड़ी ठंड पड़ी है, ठंडक पड़ी है, लेकिन यहाँ तपिश बढ़ रही है। तो खैर वो तो एक साइड रेफरेंस था, लेकिन आपके सवाल का जवाब कि क्या डीटी अपना इसका डोनाल्ड ट्रंप का क्या प्रेशर पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अमेरिकन सोल्जर्स का वहाँ मारे जाना और इतने लोगों का जख्मी हो जाना, वहाँ यकीनन उन पर प्रेशर पड़ेगा। और वाज़ेह रहे कि जब भी वॉर थिएटर में कोई भी मुल्क है वो अपनी कैजुअल्टीज पूरी सही मानों में नहीं बताता है, छुपा के बताता है ताकि मोरल डाउन ना हो, तो यकीनन कैजुअल्टीज ज्यादा भी हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप पे क्या प्रेशर पड़ सकता है, यकीनन उनके अपने अवाम का, उनके अपने कांग्रेस का, अपने अपोजिशन का, अपने लोगों का प्रेशर पड़ सकता है। उस प्रेशर के बदले में क्या हो रहा है, एक छोटी सी उम्मीद की किरण नजर आ रही है। और मैं बताता हूं कि उनके क्या मजीद नुकसान हो सकते हैं उन बेसिस पर, उस पर मैं थोड़ी चंद लम्हों में आता हूँ। मार्को रूबियो ने कह दिया है कि तेहरान गोके सीरियस इतना नहीं है, लेकिन यूएस इज ओपन माइंडेड और मिडिल ईस्ट में वो चाहता है कि विलिंग है कि एंगेज करे, नेगोशिएट करे और सेटल करे डिफरेंस। उसको मार्को रूबियो ने कल नहीं एक शब्द पहले कह दी है ये बात। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप जब अपने बयानात देते हैं तो उसमें एक कोना खाली रखते हैं, एक गोशा खाली रखते हैं नेगोशिएशन का हर धमकी के बाद। तो ये दो चीजें। और तीसरा इसमें उम्मीद की किरण ये है कि लेबनान में उन्होंने फोर्सेज विड्रा कराना शुरू कर दी हैं इजराइल की, जो कि एक डिमांड थी ईरान की। तीसरी चीज ये हो गई। और चौथी चीज ये है कि ईरान पर जितने भी इस वक्त 12वां दिन आज जो हमला हो रहा है, यकीनन ईरान पर बमों की बारिश की जा रही है, लेकिन उतनी ही की जा रही है, यानी जितनी वहां से अटैक होता है ईरान पर पहले दिन से, उतना ही अटैक वापस कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि ईरान उससे आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अब ईरान ने कह दिया है कि अगर, जैसे कि आपने हमारे पुल, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बात की कि अगर एक टैंकर को नुकसान पहुंचा उसके बदले में हम पुल उड़ाएंगे या पावर हाउस उड़ाएंगे। तो ऐसी सूरत में उन्होंने कह दिया, बाकर कालिबाफ साहब ने कल, कि उन्होंने कह दिया कि जी अगर आप ये करेंगे तो फिर इस खित्ते में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी नहीं रहा। वाज़ेह रहे कि तकरीबन 450 के करीब डिसैलिनेशन प्लांट है, लोग प्यासे मर जाएंगे इस पूरे में, और ना अमेरिकन बेसिस को पानी मिलेगा, अमेरिका से लाना पड़ जाएगा, दूसरे मुल्कों से लाना पड़ जाएगा पानी पिलाने के लिए, और न वहां के लोगों के लिए। बड़ी खतरनाक सूरत हाल इस मामले में चल सकती है, लेकिन दुनिया इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, अमेरिका इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, खलीजी रियासतें नहीं हो सकते, ईरान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता है, जिससे एक उम्मीद की किरण नजर आती है कि हाँ इन सारों पर इतना प्रेशर है, ईरान समेत। ईरान भी एक तवील जंग नहीं लड़ सकता है, और उसके मेरे पास एदाद शुमार है कि कितनी खुराक वो इंपोर्ट करता है, कितने उसको पैसे मिलने चाहिए अपने आप को बरकरार रखने के लिए, एक्सपोर्ट से, ऑयल एक्सपोर्ट से, उनकी अद्वियात की हो जाएगी, उनकी खुराक की कितनी कमी हो जाएगी, और बहुत सारे मामला। तो ईरान भी एक तवील अरसे तक, क्योंकि ईरान में एक लोगों को बर्दाश्त ज्यादा है अमेरिका के मुकाबले में, लेकिन इतना भी बर्दाश्त नहीं है कि वो फटना पड़े। तो लिहाजा सारों के लिए ये मामला ऐसा है कि अगर जब तक इस मामले को हल न किया जाए तो उस वक्त तक ना दुनिया चैन से बैठ सकेगी, ना अमेरिका चैन से बैठ सकेगा, ना ईरान चैन से बैठ सकेगा। उसी वजह से उम्मीद की किरण है, लेकिन बहरहाल वो उम्मीद की किरण है, कोई बहुत कभी उम्मीद नहीं है। चीजें हिद्दत और शिद्दत की तरफ बढ़ रही हैं, जिससे जरा माथा खटक रहा है हम जैसे लोगों का। जी। और जिस तरह से जो छोटे ममालिक हैं उनको इसका नुकसान सहना पड़ रहा है, जो कि इस जंग का किसी भी तौर से हिस्सा नहीं है, ये सबसे ज़्यादा जो है उनकी वल्नरेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। बहुत शुक्रिया जमील साहब आपके वक्त के लिए, वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। ऑलराइट, एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक अगेन। हमें ज्वाइन करने के लिए आपका एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, अब कुछ सियासी नाश्ता क्या पकाया जा रहा है ये भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी दर्जा हरारत एज़ यूजुअल बढ़ता है और वैसा ही हो रहा है। एक जानिब हम देख रहे हैं कि इंतखाबी शेड्यूल तब्दील करके मरहलावार पोलिंग का ऐलान किया गया है, और दूसरी तरफ सियासी जमातों के दरमियान वादों, दावों, इल्ज़ामात की जंग भी उरूज पर पहुंच चुकी है। एंड एज़ वी स्पीकिंग हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को उनकी कैंपेन के चलाए जाने में जो रुकावटें पेश आ रही हैं, उसके ऊपर भी बिलावल भुट्टो साहब ने कल BBC को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने इजहार किया कि वो अपनी कैंपेनिंग ठीक से नहीं कर पा रहे। और ये भी काबिल ज़िक्र बात है कि नवाज़ शरीफ जो परसों उन्होंने, वैसे तो अज़राए मज़ाक,
लेकिन कह दिया कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म मुझे बना दीजिएगा अगर यहाँ से जीत जाए तो अब हुआ ये है कि ये तो बात उन्होंने नजराए मजाक की, लेकिन ये बयान मरीम नवाज़ और पीपल्स पार्टी के दरमियान सख्त लफ्जी मार्के तक पहुँच चुका है। तो क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तजज़ियाकार आदिल अब्बासी। आदिल, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आदिल, नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ समेत बड़ी जमातों की इंतखाबी मुहिम को देखते हुए ग्राउंड रियलिटी क्या कह रही हैं? क्या किसी एक जमात को वाज़ेह बरतरी हासिल है या फिर कांटे की टक्कर देख रहे हैं आप? आज़ाद कश्मीर और जीबी के इलेक्शन ट्रेडिशनली तो हम सबको पता है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती थी उसी की वहाँ पर भी हुकूमत होती थी, लेकिन अब पाकिस्तान का सिनेरियो, पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की इलेक्शन का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। सो इसमें ये इट्स क्वाइट हार्ड टू प्रोडिक्ट कि वहाँ पर कौन जो है वो क्लियर मेजॉरिटी लेगा। कैंपेन्स अपनी दोनों कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जो हालिया स्टेटमेंट्स PMLN के ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से गया या जो PMLN की ओवरऑल इस मसले के अंदर पोजीशन रही, उस पर PMLN की पोजीशन बहुत ज़्यादा कोई वहाँ पर बेहतर नहीं है जैसे वफाक में हुकूमत होते हुए होती थी। लेकिन ज़ाहिर है वफाक में उनकी हुकूमत भी है, आप ये भी नहीं कह सकते थ्रू आउट। और पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म थे फैसल राठौर साहब, पीपल्स पार्टी की अभी वहाँ हुकूमत थी, तो वो जो इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन वहाँ का जो प्रोटेस्ट एक चल रहा है उसको भी ध्यान में रखना होगा कि टर्न आउट क्या होता है, किस तरीके से वहाँ पर लोग वोट कास्ट करते हैं। तो क्लियर कट मेजॉरिटी जिस तरह जीबी के अंदर भी मसला बन गया, बाद में आज़ाद उम्मीदवार IPP ज्वाइन कर गए, और आगे कश्मीर के अंदर क्या होता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर नून लीग यहाँ पर अपनी हुकूमत नहीं बना पाती तो फिर बहुत सारे सवालात खड़े होंगे और बहुत सारी जो है वो तनकीद और बातें होंगी नून लीग पर कि वफाक में होते हुए इन दोनों जगहों पर अपनी हुकूमत ना बना सकी। आदिल, आई एम श्योर आपको पता है नवाज शरीफ साहब ने कहा कि दिल करता है शहबाज शरीफ से कहूँ कि मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें। आपके ख्याल में ये सिर्फ इंतखाबी माहौल को खुशगवार बनाने के लिए मज़ाहिया जुमला था, लेकिन या फिर आपको लग रहा है कि इस मजाक के पीछे कुछ हकीकत भी थी, कुछ चाहत भी थी वज़ीर आज़म बनने की? नहीं, मेरा ख्याल है ऑन अ लाइटर नोट उन्होंने ये बात की है। उनका शायद कोई इसमें सियासी पैगाम ना हो, लेकिन ज़ाहिर ऑडियंस को इंगेज करने के लिए, अपनी लोगों को, अपने वोटर सपोर्टर को ट्रैक करने के लिए आपको बहुत सारी बातें करनी पड़ती हैं। लीडर्स कहते हैं कि अगर एक दफ़ा मैं जीत गया तो मैं यहीं पर आके बैठा करूँगा, आपका मसला सुना करूँगा। लीडर्स कहते हैं कि मेरा ताल्लुक़ इसी इलाके से है। जहाँ पर जाते हैं ज़ाहिर है लीडर्स बात करते हैं। मियाँ साहब ने ज़ाहिर है उनकी दो आइडेंटिटीज़ हैं, एक वो कश्मीरी भी हैं और ऊपर से वो लाहौर का भी ज़ाहिर है उनका एक बैकग्राउंड है, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने थोड़ी सी बात की है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई सीरियस इशारा दिया है इस सिलसिले में, क्योंकि उनके अपने भाई वज़ीर आज़म हैं, बेटी उनकी वज़ीर आला हैं, तो इस ख्वाहिश का इज़हार वो पब्लिक से तो नहीं करेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। वो उन्होंने ऑन अ लाइटर नोट ही मेरा ख्याल है बात की है। अच्छा आदिल, अब मरीम नवाज़ ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा है कि जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हों वो आज़ाद कश्मीर की तरक्की के दावे कैसे कर सकते हैं? कैसे देखते हैं इस तनकीद को आप? अमली कारकर्दगी को ज़्यादा अहमियत देता है वोटर या फिर इन बयानात को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, सबको पता है, अब सबको अंदाज़ा है इलेक्शन आते के साथ ही ये सियासी जमातें भांत भांत की बोलियां बोलती हैं, सब एक दूसरे पे तनकीद करते हैं। बिलावल साहब ने कह दिया कि कसूर बना लें, पहले कसूर का पंजाब में जो हाल है वो देख लें, या ये लाहौर से बाहर नहीं निकलते, लाहौर से आगे कुछ नहीं है। साउथ पंजाब के ऊपर गालिबन वो इशारा कर रहे हैं, और PMLN का ये कहना कि आप सिंध की हालत देख लें, ये नारा फिर वहाँ पर भी लगा था, GB में भी। तो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म के बयानात से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान की सियासत का जो है वो पाकिस्तान की जो वोटर सपोर्टर हैं उनको अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि इंतखाबी मुहिम तो हो सकती है, लेकिन इसका अमली तौर पे कोई नहीं, क्योंकि ये फिर एक हो जाएंगे। 2024 से लेके अभी तक आप देख लें, 24 के इलेक्शन में किस हद तक तनकीद की, 18 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने नून लीग के बारे में क्या गुफ्तगू की, उसके बाद में हमने देखा कि PDM भी बनी और ये सब कुछ हुआ। इससे पहले तो थे ही दो जमातें, तो वो एक दूसरे पे तनकीद करती थी, तो ये उसी तरह की तनकीद है। लोग मेरा ख्याल है इसको समझते हैं कि अपनी वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस किस्म के जुमले बोले जाते हैं, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ना कश्मीर वालों ने जो है वो सिंध में रहना है, ना पंजाब में रहना है, उन्होंने वहीं रहना है, तो उनको वहाँ क्या सूट करता है वो ज़्यादा उसको बेहतर समझते हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो कश्मीरियों के बहुत सारे मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, जॉब है, ये सारी चीज़ें हैं। उसमें हम फिर सियासी बयानात देखते हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा कि फॉर्म 47 की पैदावार है नून लीग।
मुखालफिन पर तनकीद के बजाय हम देखते हैं कि यानी अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, हमारे ऊपर तनकीद ना करें। ऑल ऑफ दिस शर्जील साहब हैज सेड, बट इसमें अवामी मसाइल के ऊपर बात नज़र नहीं आती। हम ये देखते हैं कि लफ्ज़ी गोलाबारी रहती है दोनों जानिब से, लेकिन अवामी मसाइल कैसे हल करेंगे वो नहीं होता मंशूर में कहीं। बिल्कुल डालती है, बिल्कुल डालती है। जब आप फॉर्म 47 का उनको कहते हैं तो फिर फॉर्म 47 के नतीजे में जो हुकूमत बनी और फिर उसके नतीजे में जो ओहदे गए, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स गए, तो फिर सवाल उनके ऊपर भी उठता है। लेकिन उनका भी मेरा ख्याल है उन्होंने भी शायद लाइटर नोट में मजाक में ये बात की, संजीदगी से ये बात नहीं कर रहे वो भी। कारकर्दगी की जहाँ तक बात है तो कारकर्दगी के ऊपर दोनों की सवालात उठ रहे हैं, उनकी भी उठ रहे हैं सवालात, पीपल्स पार्टी की और नून लीग की कारकर्दगी पे भी सवालात उठ रहे हैं। तो कारकर्दगी वाला मसला भी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। हमारे आपको पता है ट्रेडिशनल एक या इमोशनल वोट होता है, उसमें कारकर्दगी का एलिमेंट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। आपकी जिसके साथ एफिलिएशन हो, आप जिसको वोट देना चाहते हैं, आप उसी को वोट दे के आते हैं, चाहे वो बरादरी की बेस पे दें, चाहे अपनी पसंद नापसंद की बेस पे दें। ये वो भी फॉर्म 47 का ताना उनको ऐसे ही दूसरा इलेक्शन की एक मुहिम होती है और बताते हैं कि अगर आप हम पे ज़्यादा तनकीद करेंगे तो फिर हम भी आप पे ज़्यादा तनकीद करेंगे। लेकिन ये भी बातें करते करते अब मेरा ख्याल है काफ़ी टाइम गुजर चुका है, इन बातों की अब कोई इतनी ज़्यादा वक़्त रही नहीं। ठीक है आदिल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। देखते हैं कि पीपल्स पार्टी या नून लीग किसकी सियासत यहाँ पर चमकती है, वोटर्स किसको सपोर्ट करते हैं। लेते हैं एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। और अब बात कर लेते हैं ज़रा तालीमी इस्लाहात के लिए जो मुतालबे किए जा रहे हैं, लेकिन ये मुतालबे हम बात कर रहे हैं भारत के लिए जिसने पूरे भारत को हिला के रखा है। शुरू हुआ था ये मामला जी तालीमी इस्लाहात का कि जी जो एग्ज़ामिनेशन हैं वो लीक क्यों हो जाते हैं, एग्ज़ामिनेशन पेपर, और फिर उसके लिए हुकूमत साल साल ऐसे होने से बच्चों के फ्यूचर्स ख़राब होने के बावजूद क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इस मुतालबे के साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी का क़याम हुआ और उसके बाद हमने ये भी देखा कि साथ ही मोदी के रेजिग्नेशन का मुतालबा भी किया गया। अब ये मुतालबा एक जंग में बदल गया है और हम देख रहे हैं कि सड़कों का बुरा हाल है और पैसे जहां पर जेनजी को हम देख रहे थे कि वो ये मुतालबे लेकर आगे बढ़ी थी, अब ना सिर्फ जेनजी बल्कि इनके साथ कई पॉलिटिकल लीडर्स और कई सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हो गए हैं जो कि मोदी सरकार को चाहते हैं कि वो रिज़ाइन करे और दोबारा से इलेक्शन हो और फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शन में कोई और हुकूमत। एब्सोल्युटली, ये एहतजाज जो वहाँ के वज़ीर तालीम है धर्मेंद्र प्रधान, उनके ख़िलाफ़ शिद्दत अब इख्तियार कर रहा है। लेकिन उससे भी बढ़कर बात ये कि वहाँ का जो गोदी मीडिया है और वहाँ के कुछ गोदी सेलिब्रिटीज़ हैं वो उसको जिस तरीके से पेश कर रहे हैं, दैट इज़ इंसल्ट टू इंजरी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब दिफाई तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सो ब्रिगेडियर साहब, हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर यह एहतजाज शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। अब इसमें मुख्तलिफ जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी जुड़ती चली जा रही हैं, बट जो रवैया रखा हुआ है वहाँ के गोदी मीडिया ने, एक मरतबा फिर उन्होंने वही, एक तो उन्होंने जो किया जंग में वो सबको पता है, फिर उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा वो डिफेम करते हैं वो भी सबको पता है, लेकिन इस बार अपने ही इन स्टूडेंट्स को उन्होंने एंटी इंडिया, कई तो पूछ रहे थे कि जी आपको पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, और एक जर्नलिस्ट का मैंने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर इन्वर्टेड, उन्होंने वापस अपने लोगों के खिलाफ ही कर दिया। ब्रिगेडियर साहब जी बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे ख्याल में कि हिस्ट्री बनने जा रही है इंडिया के अंदर, जो हालात और वाक़यात हम देख रहे हैं, स्पेशली ये जो कॉकरोच जनता पार्टी इस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है, और जिस तरीके से माना जा रहा है दे आर चैलेंज बन चुके हैं फॉर दी गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी, आरएसएस के लिए, और फिर इसके साथ साथ वो उनकी जो पॉलिटिकल रेपुटेशन है बीजेपी की, उस पर भी सवालात उठने लगे हैं। अब माना जा रहा है जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, 25 लाख जो लोग 25 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके अभी सोशल मीडिया के ऊपर हैं, और फिर देखें इंटरनेशनली दे आर रिकग्नाइज, तमाम मीडिया चैनल उनको बात कर रहे हैं, उनकी खबर बन रही है, उनके रेपुटेशन है, फिर तमाम यंगस्टर्स हैं अक्रॉस इंडिया में, और स्पेशली वो बताते हैं कि अगर ग्रेजुएट्स हैं 40% है 25 साल से कम उम्र के लोग हैं। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ ए जनरेशन जी है, और अभिजीत जो इसको लीड कर रहा है, देखें वो अमेरिकन ग्रेजुएट, अमेरिका से पढ़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से
इंसल्ट किया चीफ जस्टिस ने। और आज भी, कल भी जब उनके सामने केस की बात की गई तो उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है इस तरह के केस सुनने के लिए। सो वो हकारत है उनकी जो इन लोगों के सो रियलाइजेशन है। सो ये अभी जिस तरीके से ऑर्गेनाइज हुए हैं जंतर मंतर के बाहर, हमने देखा है जिस तरीके से इनकी स्ट्रेंथ है और इनके जो एग्रेसिव है और जो डिमांड बड़ी जायज किस्म के हैं। अगर आप 2 नंबरी करें, मेडिकल के पेपर्स लीक कर दें, हायर बिडर्स को आप दें, तो जो जिन्होंने मेहनत की उनका तो कोई स्कोप ही नहीं बनेगा। 20 लाख इम्तहान देते हैं, 1,30,000 सीटें हैं, तो उसके बाद से ये वाक़या हुआ है। फिर आपने देखा कि सोनम जो लद्दाखी है वहाँ पे जो उसको तो पहले टेररिस्ट कह दिया उन्होंने कि वो भी दहशतगर्दी के लिए उसमें इन्वॉल्व है। सो अब ये एक थ्रेट है और फ्यूचर में जो पॉलिटिकल इलेक्टोरल जो थ्रेट है ये पार्टी बनेगी फ्यूचर में जाके। और अदरवाइज भी आप देखें प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है जो मोदी साहब की, अब उनका स्लोगन इलेक्शन से पहले तो था आपके बाद 400 पार, लेकिन barely they managed to get seats। और टोटल अभी भी जो 2 रीजनल पार्टीज के बलबूते पे वो हुकूमत कर रहे हैं। एक जनता दल यूनाइटेड है नॉर्थ की है, इसकी उत्तर प्रदेश की है, और एक तेलुगुदेशम पार्टी है आंध्र प्रदेश की। इनमें से एक पार्टी हट जाएगी, गवर्नमेंट गिर जाएगी। सो अब जिस तरीके से एक ये मूवमेंट है, जिस तरह आप देख लें बांग्लादेश में हुआ, द जनरेशन जी स्वेप्ट अवे और खालिदा जिया शी फ्लड। और इसी तरीके से आप देखें कि अरब स्प्रिंग को हम देखते हैं जिस तरह एक वेव चली थी, तो फिर अब भी ये है कि लोगों का मानना है, वालिदैन का मानना है। कुछ मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि एक वालिद था जिसका बेटा ही कमिटेड सुसाइड क्योंकि उसको दाखिला नहीं मिला। तो वो वाकयात है। तो जेन्युइन ग्रेवेंसी से फिर आपने देखा इंडियन सिविल सोसाइटी है, मीडिया के लोग हैं या फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, वो उनके सपोर्ट में आए। फिर ऊपर से ये है द मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी से, चाहे वो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, जनता आम आदमी पार्टी है, और बाकी रेस्ट दे आर सपोर्टिंग इस मूवमेंट को। सो मेरा ख्याल में मोदी साहब के लिए इज अ डेवलपिंग थ्रेट। कल एक सेलिब्रिटी का इंटरव्यू में सुन रही थी, उन्होंने बीच पुलिस स्टेशन से ही उन्होंने क्विकली वीडियो बनाया और शेयर किया, और वो ये कह रही थी कि हम सिर्फ खड़े थे, हम एहतजाज नहीं खड़े थे कर रहे थे, और जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो हमें ये कहा गया कि आप हट जाएं, और हमें जाने भी नहीं दिया गया, पुलिस वैन में भरा और हमें उठाकर ले गए। जो डेमोक्रेसी का फेस इंडिया दिखाना चाहता है दुनिया को, वो बुरी तरह से यूँ कह लीजिए कि उसका जो पर्दा है उसके ऊपर से हट चुका है। बट व्हाट डू यू थिंक कि ये क्या जो तहरीक शुरू हुई है, क्या ये वाकई ही एक्चुअली आरएसएस की एक्सट्रीम सोच के अगेंस्ट भी है? क्योंकि देयर लॉट ऑफ पीपल, कल नसीरुद्दीन शाह साहब का भी मैं इंटरव्यू देख रही थी कि वो भी ये बात करते कि मिनॉरिटीज़ के लिए आपने स्पेस कम कर दी है, और मोदी साहब इंटरव्यूज़ नहीं देते कहीं जाकर क्योंकि वो छुपते हैं जो उन्होंने गुजरात में किया है उसके पीछे, जो वो अभी भी जंग हारी है उन्होंने पाकिस्तान से, उसका जवाब कैसे दें वो लोगों को। सो डू यू थिंक कि ये आरएसएस के अगेंस्ट भी लोग हैं इसमें शामिल, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मिलकर जो एहतजाज करें? जी हाँ, बिल्कुल। देखें ना, वो जो हेड स्पीच है, जो इंसल्ट कर हमने देखा। आप देखें ना कि इंडिया के 5% ब्राह्मण्स दे आर रूलिंग इंटायर इंडिया, और चाहे वो आपकी उनकी मिलिट्री में लीडरशिप को देख लें, चाहे आप जुडिशरी में देखें, आज बताते हैं कि मेजॉरिटी जजेस जो सारे ब्राह्मण है, या एग्जेक्टिव में देखें, ब्यूरोक्रेसी में देखें, तो 5% वो टोटल दे आर कंट्रोलिंग इंडिया। दैट्स वाई कि साउथ इंडिया में जहाँ पे वो द्राविडियंस है, वो तो इन पे बिलीव भी नहीं करते कास्ट सिस्टम पे, और वो अपना आपको अच्छा बेहतर हिंदू समझते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्थ। तो वो एक ऐसी किस्म की लोगों में सोच है। आप देखें ना, जब मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं है वहाँ पे, हमने मुसलमानों की जेनोसाइड दिल्ली में भी देखा, गुजरात में भी देखा, क्रिश्चियंस के जो अभी हो रहा है, जो मणिपुर में हो रहा है या नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, सिखों का हमने देखा दिल्ली में क्या हुआ सिखों के साथ, फिर खालिस्तान में क्या हो रहा था। तो ऐसे वो हेट्रेट है, जो नफरत है। दैट्स वाई आपने देखा ओबामा ने जब इंटरव्यू दिया तो क्रिस्टीना अमानपुर को, तो उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि इंडिया में they are treating the minorities, Muslims and Christians, और उन्होंने कहा there will be a point of time when India will pull apart, कि इंडिया टूट जाएगा। और यही प्रिडिक्शन देखें, खुशवंत सिंह ने अपनी किताब द एंड ऑफ इंडिया में लिखा था कि, और उन्होंने आज से किताब कोई 10 साल पहले लिखी, उन्होंने लिखा था कि इंडिया हैज गॉन टू डॉग्स एंड इंडिया विल ब्रेक अप।
or it will not be Pakistan or any other power which will be responsible. We will commit hara-kari. So वो हालात और वाक़यात डेवलप हो रहे हैं और आज बिल्कुल ये जो यंगस्टर्स कर रहे हैं, देखें एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कहा है कि भाई जिस तरीके से आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, आप उनको उठा के जेलों में बंद करें, डिटेन कर रहे हैं और इसके साथ टीयर गैस कर रहे हैं, पैलेट्स गन्स की भी इतलात आ रही हैं। आप देखें पैलेट्स गन जो कश्मीर में यूज कर रहे थे, अब वो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पे है, फिर नेट को बंद कर दिया गया है। तो सो कॉल्ड देखें, जिस तरह आपने अभी बात की है, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, इट इज हिंदुत्व रिपब्लिक। बेसिकली एक एक्सट्रीम हिंदूज हैं जो वहां पे आए हैं, वो अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई आप देखें ना कि हिंदू में वो शुदर्स जो हैं, जो दलित हैं, 40 करोड़, उनकी भी कोई हैसियत नहीं है। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग, चाहे वो ब्राह्मण है, कश्तरिया है या दूसरे जो लोग हैं जो उसको वो आगे रूल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कि जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही है तो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, बट दे हैव चैलेंज द रूलिंग पार्टी बीजेपी आरएसएस की गवर्नमेंट को चैलेंज कर दिया है। यही देखने कि ये बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, कितना आगे तक ये पुश कर सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपसे आगे भी हम मौज़ूआत पर मुख्तलिफ गुफ्तगू करेंगे। आई जस्ट विश कि हम इस पर मज़ीद भी बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो हमारी सो कॉल्ड स्टूडेंट्स यूनियन बनाई हुई हैं उनका क्या किरदार रहा है इतने अरसे में, बट लेकिन वो कभी और के लिए हम रखेंगे। हम माशरे में अदम बर्दाश्त और तलखी जो है उसकी मुख्तलिफ औक़ात में गुफ्तगू तो करते रहते हैं। अभी एक और चीज़ सामने आई है विच लीव्स मी विद दैट के ये रोड रेज क्या बहुत ज़्यादा हो गया है। अब कराची की ये फुटेज है डिफेंस की, जहाँ पे एक साहब हैं और वो डिलीवरी राइडर की मोटरसाइकिल पर हॉकी से हमला कर रहे हैं। अब ये चीज़ कंक्लूसिव गालिबन नहीं है कि गलती किसकी है, बट आपकी गाड़ी है, उसकी मोटरसाइकिल है, समझ तो आ रहा है कि किसका क्या स्टेटस है। तीसरी चीज़ ये कि अगर एक्सीडेंट इस तरह का हो भी जाता है, या आई डोंट नो कि इनका कितना नुकसान हुआ है, बट द वे ये उस गरीब की रोज़ी पे मुसलसल हॉकी से वार कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ये वीडियो कल वायरल हुई थी और जिस गाड़ी से, इसकी पिछली वाली गाड़ी से ये वीडियो बनाई गई थी, उस वीडियो में जिन्होंने ये शेयर किया उन्होंने ये कहा कि मुझे डर लग रहा था इस शख्स से जिस वक्त ये इस बाइक पर मुसलसल अपनी हॉकी से हमले कर रहा था और इसको तोड़ रहा था। सवाल ये है कि ये शख्स हॉकी इसी तरह से क्या गाड़ी में ले लेके घूमता है कि जहाँ कोई इसको इस तरह का वाक़या नज़र आएगा ये लाठी निकालेगा और ये किसी और पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देगा, और फिर कानून अपने हाथ में लेने का एक जो ट्रेंड बन गया है कि हर किसी को लगता है कि वो सेल्फ राइचियस का जो हमारा एक असूल है जिसमें हमें लगता है कि हम ठीक है और अगला गलत है और ऑन द स्पॉट हम किसी और को फौरी तौर पर सज़ा दे सकते हैं, ये भी एक तरीका है। सो आई थिंक इस तरह के जो रोड रेज के वाक़यात होते हैं इसके ऊपर भी कानूनी चाराजोई होनी चाहिए और फिगर आउट करना चाहिए। अगर तो वाकई उस गाड़ी वाले यानी बाइक वाले की गलती थी तो ठीक है, उसका जो चालान होना चाहिए था, एक्सीडेंट के जो मामलात हैं वो सारे सॉर्ट आउट होने चाहिए, बट ऑन द अदर हैंड इस शख्स ने उस गाड़ी के साथ जो उस बाइक के साथ किया है, उसको जो इमोशनल नुकसान पहुंचाया है और जिस तरह की रेज इसने दिखाई है, इसकी भी ज़रूर कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। कानूनी चाराजोई तो इस पर भी होनी चाहिए कि इन साहब ने अपनी गाड़ी का जो ये पेंट मार के हशर किया है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। खैर चले, राय मज़ाक आगे बढ़ते हैं। टेंट पैगिंग घुड़सवारी का जो मुकाबला है, बेसिकली घुड़सवारी निज़ाबाजी का मुकाबला, इसको मर्दों से ज़्यादा मंसूब किया जाता है। ऐसा नहीं है, ख़वातीन इस मैदान में भी अब आगे आ रही हैं और टेंट पैगिंग जो है उसमें अब पाकिस्तानी ख़वातीन बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रही हैं और द लेटेस्ट जो हैं उनमें अनम शकूर हैं जो बित्त-उज़्ज़हर लेडीज़ टेंट पैगिंग क्लब की कैप्टन भी हैं। एब्सोल्युटली अनम अब तक 10 से ज़ायद टेंट पैगिंग मुकाबलों में हिस्सा ले चुकी हैं और पाकिस्तान में ख़वातीन को इस खेल की जानिब राग़िब करने के लिए सरगर्म किरदार भी अदा कर रही हैं। तो चलिए, कामयाबी का ये मुनफरिद सफ़र कैसे शुरू हुआ, टेंट पैगिंग की दुनिया कितनी मुश्किल है, ये सब जान लेते हैं। अनम शकूर हमारे साथ मौजूद हैं। सुबह ख़ैर, बहुत बहुत शुक्रिया अनम आपके वक्त के लिए। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बताइएगा हमें, घुड़सवारी का शौक़ कैसे पैदा हुआ और टेंट पैगिंग की तरफ किस तरह से आपने मूव किया? जी, बाय प्रोफेशन आई एम अ मैनेजर ऑपरेशंस एट अ ग्लोबल माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क एंड ऑन द हॉबी एंड पैशन साइड आई एम अ राइडर एंड अ टेंट पैगर। 2023 में मैंने अपनी घुड़सवारी के सफ़र का आगाज़ किया था अपनी भांजी दुआ फातिमा को देखकर। जब हम दुआ को राइडिंग पर लेकर जाते थे तो उसके अंदर हमने बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स देखी थी। नंबर 1, शी हैड द इशू ऑफ नॉक नीज,
सो वो तो उसका एक अलग इश्यूज से रिजॉल्व हो गया। उसके अलावा शी वॉज वेरी शाय, तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। सेल्फ कॉन्फिडेंस के अलावा उसके अंदर ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। शी स्टार्टेड ट्रस्टिंग पीपल, शी स्टार्टेड ट्रस्टिंग द बीस्ट शी यूज्ड टू राइड। तो उसको देख देख के इसी तरह मुझे भी शौक हुआ कि मुझे भी घोड़ों के साथ वक्त गुजारना है, मुझे भी उनके साथ अपना बॉन्ड क्रिएट करना है। तो इस तरह मैंने अपनी राइडिंग का सफ़र का आगाज़ किया। एंड देन 2025 में मैंने बाकायदा नेज़ाबाजी का जो है सफ़र स्टार्ट किया थ्रू बिनते ज़ारा लेडीज़ टेन पेगिंग क्लब ऑफ पाकिस्तान, जो मेरा अपना ख़ुद का क्लब है नेज़ाबाजी का, जिसकी मैं कैप्टन भी हूँ। और मुझे जो है नेज़ाबाजी में इंस्पायर करने वाले मेरे उस्ताद चौधरी नज़ाकत हुसैन गुजर हैं, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मुझे बाकायदा इसकी ट्रेनिंग, बाकायदा इसकी तरबियत दी है, हर उसकी ऊंच नीच अच्छी बुरी चीज़ सिखाई है इस खेल की। मैं इस तरीके से जो है नेज़ाबाजी के मैदान में उतरी हूँ। अच्छा, टेंट पेगिंग जो है ना वो एक बहुत ही टेक्निकल गेम है, बहुत ही महारत तलब। अच्छा, इसमें कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है? द फिटनेस या फिर माइंड फोकस, क्या कुछ होता है इसमें? जी बिल्कुल, नेज़ाबाजी एक रिवायती और महारत वाला खेल है। नेज़ाबाजी में कहा जाता है कि इसको जांबाज और दलेर लोग ही खेल सकते हैं, कमज़ोर दिल वाले नेज़ाबाजी के मैदान में नहीं उतर सकते। तो मैं मानती हूँ कि जब आप घोड़े के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो घोड़ा आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस पैदा करता है तो वो कमज़ोर दिल इंसान भी जो है वो दलेर बन जाता है एक टाइम आने पर। डिपेंड करता है आपके बॉन्ड पर, आपका बॉन्ड कैसा है, आपका ट्रस्ट लेवल कितना ज़्यादा डेवलप हो रहा है। सो इसमें बाकी बिल्कुल जिस्मानी फ़िटनेस जो है आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू नॉट फिज़िकली फिट या इमोशनली, अगर आप या इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं तो ये गेम जो है आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है, कोई हादसा भी पेश आ सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें, आप नेज़ाबाजी जिससे भी सीख रहे हैं, जो आपका उस्ताद है वो माहिर होना चाहिए, वो बहुत अच्छा उस्ताद, बेहतरीन उस्ताद उसको होना चाहिए जो आपको इस गेम की हर बारीकी से वाकिफ़ करा सके। क्योंकि अगर आप इसकी बारीकियों से वाकिफ़ नहीं हैं तो आप एक जो है 1000 किलो के बीस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं जो कि लिविंग बीइंग है, किसी भी टाइम कुछ भी कर सकती है। घोड़ों के मूड स्विंग्स भी बड़े ज़्यादा होते हैं इंसानों की तरह, तो आपको इसकी बारीकियों का पता होना चाहिए कि घोड़ा अगर ये काम कर रहा है तो मैंने इसको किस तरीके से वापस जो है मुतमईन करना है, इसको अपने साथ कंफर्टेबल करना है और बिल्कुल इजी लेकर चलना है। तो आपको छोटी छोटी बातें हैं जो इस खेल की आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। भाई आपने तो टेंट पेगिंग सीखी है ना, बट क्या घोड़े को भी समझ में आता है कि ये टेंट पेगिंग में कब उसने थोड़ी सी अपनी स्पीड को स्लो करना? हाउ डू यू कंट्रोल ऑल ऑफ इट? ये एक बड़ी कोऑर्डिनेशन की बात है, आपके इमोशंस उस एनिमल के साथ अटैच होते हैं। सो ये बॉन्डिंग कैसे बनाई जाती है? जी, एक घोड़े और घोड़सवार का रिश्ता बिल्कुल ऐसे है जैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स का रिश्ता होता है। और दो बेस्ट फ्रेंड्स का रिश्ता ट्रस्ट पे डेवलप होता है। घोड़े की मालिश, घोड़े की खुराक, घोड़े के मिजाज को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक छोटा सा किस्सा यहाँ पे बयान करूँगी कि जब मैंने अपना पहला घोड़ा ख़रीदा था तो जो मेरे उस्ताद हैं उन्होंने मुझे पूरे 1 महीने तक उस घोड़े पे सवारी नहीं करने दी थी। उन्होंने मुझे पहले बोला कि घोड़े की मालिश सीखो, सबसे पहला स्टेप तुम्हारा ये है। मुझे टास्क दिए जाते थे हर रोज़ के, मालिश सीखो, मालिश के बाद उसको खुराक कितनी देनी है, कौन सी देनी है, ये चीज़ें सीखो। फिर अगर घोड़ा खुदा न खास्ता कभी बीमार हो गया है तो वो बीमारी कौन सी है, उसमें कौन सी दवा देनी है, कितनी मिकदार में देनी है, किस तरीके से देनी है, गोश्त में देनी है या वेन्स में देनी है, सैडल कैसे लगाना है, उसका सैडल उतारना कैसे है, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई। और 1 महीने के बाद जाकर उन्होंने मुझे घोड़े के ऊपर सवार होने की इजाज़त दी। तो मेरे घोड़े से बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा घोड़ा माशाल्लाह से मेरी हर बात मानता है। और जब आप इस लेवल का ट्रस्ट डेवलप कर लेते हो अपने घोड़े के साथ तो घोड़ा अपने मालिक को फिर
कामयाबी की तरफ ही लेकर जाता है, वो उसको कभी पीछे नहीं रहने देता। और बिल्कुल जी, घोड़ा बहुत हसास जानवर है। वो अपने सवार की हर जज्बे को, हर जो है नस को पहचान लेता है कि वो क्या फील कर रहा है, क्या नहीं फील कर रहा है। अगर आप किसी दिन इमोशनली डिस्टर्ब होकर घोड़े के पास आए ना, तो आप फील करेंगे कि घोड़ा भी डिस्टर्ब हो जाएगा। वो आप नर्वस होकर उसके ऊपर बैठेंगे तो घोड़ा भी नर्वसनेस में आ जाएगा। वो आपको अपनी चाल से बता देगा कि वो कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि आप उसके ऊपर कंफर्टेबल नहीं है। तो ये चीजें होती हैं घोड़े की, जो आपके बॉन्ड के साथ ही घोड़े के जो है ना रिश्ता एक डेवलप होता जाता है। इतनी ज़्यादा नज़ाकतें जो है उसका ख्याल रखना पड़ता है। सनम, आखिर में पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए ना हॉर्स राइडिंग हो या टेंट पैगिंग हो, क्या चैलेंजेस हैं? और यू आर लीडिंग वन ऑफ द स्कूल्स, लेकिन इसके अलावा सहूलियात कैसी हैं हमारे पास? पाकिस्तान में तो ख़वातीन के लिए सिर्फ घोड़सवारी ही नहीं, किसी भी शोबे में आना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मगर घोड़सवारी के लिहाज से अगर मैं ये कहूँ तो जो सबसे बड़ा चैलेंज उनको फेस होता है वो घर से परमिशन मिलना होता है। जब कोई भी लड़की अपना इंटरेस्ट शो करती है कि मैंने घोड़सवारी करनी है और नेज़ाबाजी करनी है, तो सबसे पहला घर वालों का रिएक्शन आई थिंक यही होता है, ये मर्दों का खेल है, इसमें जाकर तुम क्या करोगी। मगर बहुत से सपोर्टिव फैमिलीज भी होती हैं, जैसा मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। शुरू में थोड़ा बहुत कहा कि क्या करोगी इसमें जाके, इससे क्या मिलेगा। तो जब उन्होंने मगर मुझे खेलते हुए देखा, मुझे परफॉर्म करते हुए देखा, तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरी फैमिली ने। इसी तरह के चैलेंजेस लड़कियों को आते हैं। दूसरी बात यह है कि इस ग्राउंड में जब मर्दों का हजूम देखते हैं लोग, तो लोगों को लगता है कि यार ये लड़कियों के आने के लिए ये माहौल नहीं है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अब तक 1.5 साल में पिछले जितने भी मेले किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को बहुत ज़्यादा इज्जत, बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया गया है। हमें यह एहसास नहीं होने दिया गया कि हम कहीं बाहर से आए हैं, बल्कि ऐसे लगा है कि हम उन्हीं के घर का हिस्सा हैं, उन्हीं की बहनें, उन्हीं की बेटियां हैं जो इस मैदान में आई हैं, और हमें बहुत सपोर्ट किया गया है। घोड़सवारी की तरबियत ही होना जो है वो जो है बहुत बड़ा चैलेंज है लड़कियों के लिए, क्योंकि उनको इतने ज़्यादा मौके मिलते नहीं हैं। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो सीखना चाहती हैं मगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या उनके आसपास उनके इलाकों में क्लब्स नहीं है, कोई इस तरह की प्रॉपर एकेडमी नहीं है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा इस जो है खेल में आने के लिए भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया अनम, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल। अल्लाह सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।